हेलो स्टूडेंट्स, 700 प्लस संभव है, 700 प्लस संभव है। चलो बेटा, इस लेक्चर में विल डिस्कस अबाउट द प्रोजेक्टाइल मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन के सारे फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट अपन रिवाइज करेंगे। और फिर उसके बाद क्या करेंगे बेटा, उसके बाद जो हम करते हैं वही करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, है ना बेटे। पहले क्या करेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट का रिवीजन, सारे फॉर्मूले का रिवीजन, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, बोल बेटा मेरा, क्या करेंगे मेरा बच्चा, क्वेश्चन करेंगे। बहुत बढ़िया साहब, बहुत सुंदर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा। और देखो, सबसे पहले गोल क्या है, सीधा सीधा सा गोल है। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, नहीं होता है, थोड़ा सा उस पर डिस्कशन कर लेते हैं अभी फिलहाल, क्या अजम्पशंस हैं क्या नहीं है। एंड देन विल डिस्कस अबाउट द ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन एंड देन हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। ये दो मेन हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्सेप्ट्स हैं जिस पे हम डिस्कशन करेंगे। एंड देन वी हैव सम क्वेश्चंस दैट वी विल डिस्कस, राइट। तो देखो, चलो वन बाय वन हम बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर मुझसे कोई पूछे कि व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, तो एक सीधी बात है बेटा, प्रोजेक्टाइल हम उस ऑब्जेक्ट को या उस बॉडी को कहते हैं विच इज थ्रोन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी के इफेक्ट में फेंका है तो उसको अपन क्या कहते हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपने ग्रेविटी के इफेक्ट में फेंका है तो उसको अपन प्रोजेक्टाइल कहते हैं। और प्रोजेक्टाइल मोशन टू डायमेंशनल मोशन है। कैसा मोशन है, टू डायमेंशनल मोशन है। और टू डायमेंशनल का मोशन का मतलब है बेटा कि यहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग भी है और पार्टिकल की वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग भी है, और पार्टिकल की जो नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो कंटिन्यूअसली चेंज होगी। क्या होगी, कंटिन्यूअसली चेंज होगी। क्लियर है। तो वन बाय वन हम डिस्कशन शुरू करते हैं मेरे बच्चों, मेरे दोस्त, मेरे भाई। पहला हम करेंगे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का डिस्कशन, ग्राउंड टू ग्राउंड। अब देखो बेटा, इससे पहले कि मैं ग्राउंड टू ग्राउंड समझाऊं उससे पहले एक बात समझिएगा। दो यहां पर अजम्पशन है। पहला अजम्पशन तो यह है कि बच्चे मेरे, वी आर नॉट कंसिडरिंग एनी एयर रेजिस्टेंस। हम एयर का रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं कर रहे हैं। क्या नहीं कंसीडर कर रहे हैं, एयर का रेजिस्टेंस हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। और जब आप एयर का रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं करोगे तो उस केस में द ओनली एक्सेलरेशन विच विल बी एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, जिसको आप प्रोजेक्टाइल कहते हैं, वो केवल और केवल कौन सा होगा एक्सेलरेशन, तो दैट विल बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किसका एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बात समझ में आई। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हम यहां पर एयर का रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं कर रहे हैं। दैट इज वाई द ओनली एक्सेलरेशन विल बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दूसरी बात यह है मेरा बेटा, अगर आपने पढ़ा है 11th में तो आपको याद होगा कि ग्रेविटी की वैल्यू, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू हाइट के साथ भी चेंज होती है और डेप्थ के साथ भी चेंज होती है। अगर आप अर्थ के सरफेस से बहुत ज्यादा हाइट पे जाना शुरू कर दो तो जी की वैल्यू डिक्रीज करती है। अर्थ के अंदर भी जाने लग जाओ तो जी की वैल्यू डिक्रीज करती है। क्लियर। नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है। कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है। क्लियर हो गई बात। मेरा बच्चा, अभी जो हम प्रोजेक्टाइल डिस्कस कर रहे हैं उसमें हमारी हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, इतनी ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है कि जी की वैल्यू पे कोई चेंज आए। छोटे जी की बात कर रहा हूं मैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहा हूं मैं, कैपिटल जी की नहीं कर रहा बेटा, स्मॉल जी की कर रहा हूं मेरा बच्चा। तो आपकी हाइट अभी इतनी ज्यादा हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं जहां पर हमारे जी की वैल्यू में कोई चेंज आए। अदरवाइज जी की वैल्यू चेंज हो सकती है, और जी की वैल्यू अगर चेंज होगी तो फिर ये जो आपके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है, फिर वो आप 9.8 या अप्रोक्सीमेटली 10 यूज नहीं करोगे। क्लियर है। मगर अभी हमारा अजम्पशन है कि वी विल बी वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, एंड इतने क्लोज होंगे हम कि जी को हम ऑलमोस्ट कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। कैसा ट्रीट करेंगे, ऑलमोस्ट कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। क्लियर हो गई बात। तो चलिए ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में सीधा सीधा सा पॉइंट याद करने की कोशिश करते हैं। मेरे बेटे, आपने यहां से एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर दिया। अगर आप प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहे हो तो दिस इज द एंगल एट विच यू हैव प्रोजेक्टेड योर प्रोजेक्टाइल। इसको हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी कहते हैं, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज ऑलवेज मेजर्ड विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को हम किससे मेजर कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल से। अगर वर्टिकल के साथ दे दे तो भी कोई मसला नहीं है, हम उससे
अगर वर्टिकल के साथ एंगल मेंशन हो तो हम उससे हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनेगा वो निकाल सकते हैं, और उसके बाद हम जो भी फॉर्मूला यहां डिस्कस करेंगे वो उन सबको अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? तो इट मे बी पॉसिबल कि आपको एंगल वाई एक्सिस के साथ दे दे, तो आप उससे पहले एक्स के साथ क्या एंगल है वो निकाल लो, एंड देन अप्लाई दी सेम फॉर्मूला जो भी हम यहां पर लिखेंगे या जो भी रिजल्ट हम लिखेंगे। क्लियर है बेटा? तो चलो, अगर हमने यू वेलोसिटी से फेंका और थीटा एंगल पे फेंका तो आपको पता है कि प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसा जाता है ना मेरा बेटा, बिल्कुल ऐसा जाता है प्रोजेक्टाइल, बिल्कुल ऐसा जाता है, पैराबोलिक पाथ पे जाता है, पैराबोलिक पाथ पे जाता है, जिसकी इक्वेशन भी हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इस प्रोजेक्टाइल के लिए वही होती है जो पैराबोला की इक्वेशन होती है। उस पे भी हम आएंगे लेटर ऑन, मगर पाथ ऐसा होता है। जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट में बैट्समैन जब 6 हिट करता है तो बॉल जो है उसका मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन है। जब आप किसी पत्थर को फेंकते हो ऐसे, तो उस पत्थर का जो प्रोजेक्शन है या उस पत्थर का जो मोशन है वो मोशन कैसा मोशन होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। कैसा मोशन होता है बेटा? प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। चलिए, तो ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है। अब इस वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन को बेटा, चूंकि ये एंगल थीटा है और हमने वेक्टर पढ़ लिया है, तो हम किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं इनटू इट्स कंपोनेंट्स, और जिस कंपोनेंट्स में हम रिजॉल्व कर रहे हैं दैट कंपोनेंट इज जनरली रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। बहुत बढ़िया साहब। तो अगर मैं इसको रिजॉल्व कर दूं तो दिस वेलोसिटी विल बी u cos थीटा, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, एंड दिस इज ux, मतलब u cos थीटा को अपन ux कह सकते हैं, और इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस के अलोंग जो आएगी दैट विल बी इक्वल टू u sin थीटा, और u sin थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा? u sin थीटा की वैल्यू होगी uy, मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इज u sin थीटा एंड इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस इज u cos थीटा। अब मेरे प्यारे बच्चों, अपने को पता है कि हमारे प्रोजेक्टाइल का मतलब है कि दैट बॉडी इज ओनली थ्रोन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। इसका मतलब इस प्रोजेक्टाइल पे केवल एक डायरेक्शन में फोर्स है, एंड दैट डायरेक्शन इज वर्टिकल डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन? वर्टिकल डायरेक्शन। और वो फोर्स कितना है? mg, बिकॉज हमने एयर रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं करा है। तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे बेटे? इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज नो फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। बिकॉज देयर इज नो फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, देयर विल बी नो एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। अरे बेटा, फोर्स नहीं है, फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं है, और एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब हुआ प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता, बिकॉज द एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज जीरो। एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज जीरो, तो इसलिए वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब किसी भी समय के बाद अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी लिखी जाए तो इट विल बी एज ux ओनली। तो ux मतलब इसको हम इस सिचुएशन में मैं इसको u cos थीटा लिख सकता हूं या नहीं? बोलो बेटा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, तो इसका मतलब किसी भी समय के बाद वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस उतनी ही रहेगी जितनी इनिशियल वेलोसिटी x एक्सिस के अलोंग, that is it will remain as u cos थीटा, that is it will remain as u cos थीटा। मगर y डायरेक्शन में अगर आप बात करो, y डायरेक्शन में, तो y डायरेक्शन में अपने को पता है कि y डायरेक्शन में देयर इज एक्सेलरेशन। y डायरेक्शन में क्या है? y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। तो अगर y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है बेटा, तो इसका मतलब है y डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगी, बिकॉज मोशन एक्सेलरेटेड है, और एक्सेलरेशन भी कैसा है? कांस्टेंट है। कैसा है? कांस्टेंट है। मतलब y डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो एक्सेलरेशन इन द y डायरेक्शन इज -g, एक्सेलरेशन इन द y डायरेक्शन इज -g। तो आप वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट के बाद अगर y डायरेक्शन की वेलोसिटी लिखो तो आप क्या लिखोगे? आप ये इक्वेशन यूज करोगे बेटा, क्योंकि आपका y डायरेक्शन में मोशन एक्सेलरेटेड है और एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट है। तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी किसी भी टाइम के बाद कैसे निकालोगे? इक्वेशन ऑफ
मोशन से, इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो आप क्या लिखोगे, यू विल जस्ट राइट इट एज v इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस ऑफ जी टी, माइनस ऑफ जी टी, माइनस ऑफ जी टी। क्लियर हो गई बात? इसका मतलब प्रोजेक्टाइल में वी विल बी हैविंग टू वेलोसिटीज, वन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड अनदर वन इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो किसी भी इंस्टेंट पे दो वेलोसिटी है और दोनों परपेंडिकुलर है। इसका मतलब अगर किसी भी इंस्टेंट के बाद अगर मैं y डायरेक्शन की वेलोसिटी देखूं, तो y डायरेक्शन की y डायरेक्शन कह रहा हूं मैं, नेट वेलोसिटी देखूं, तो इट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ टू वेलोसिटीज, वन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड अनदर वन इन द वर्टिकल डायरेक्शन। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत वाली बात है? एकदम पक्का। तो नेट वेलोसिटी किसी भी समय के बाद विल बी द वेक्टर सम ऑफ दीज टू वेलोसिटीज, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वी नेट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर प्लस ऑफ वी वाई का स्क्वायर। या फिर आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो सर? इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, यू कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस ऑफ यू साइन थीटा माइनस ऑफ जी टी का स्क्वायर। ये भी आप लिख सकते हो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अदरवाइज ये बात तो हमेशा वैलिड है कि आपके पास दो वेलोसिटीज हैं, दो वेलोसिटीज हैं, और दो वेलोसिटीज कौन कौन सी हैं? एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और एक वर्टिकल डायरेक्शन में है। इन दोनों वेलोसिटी का रिजल्टेंट जो आएगा दैट विल बी योर नेट वेलोसिटी। इन दोनों वेलोसिटी का रिजल्टेंट जो आएगा वो कौन सी वेलोसिटी होगी? वो नेट वेलोसिटी होगी। क्लियर हो गई बात? एकदम पक्की बात है, बिल्कुल सही। दूसरी बात बेटा, ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है इट विल बी एट सम एंगल, लेट दैट एंगल बी अल्फा। इसका कुछ एंगल बन रहा है और उस एंगल को हमने कितना ले लिया? उस एंगल को हमने ले लिया अल्फा। कितना ले लिया? अल्फा। कितना ले लिया? अल्फा। तो ये डायरेक्शन बताएगा हमें नेट वेलोसिटी की। अगर हम इस नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएं, नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या होगा बेटा? आपने ये वेक्टर्स में करा है बहुत बारी। तो tan अल्फा विल बी इक्वल टू वी वाई डिवाइडेड बाई वी एक्स, या आप ये भी कह सकते हो कि अल्फा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स वी बाई वाई वी एक्स, वी वाई वाई वी एक्स। क्लियर है बेटा? इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो कि अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स वी वाई को क्या लिख सकते हैं आप? u साइन थीटा माइनस ऑफ जी टी डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय u cos थीटा। u साइन थीटा माइनस ऑफ जी टी divided by u cos theta. So this will give you the net velocity after any given time and this will give you the direction of that net velocity after any given time. Clear हो गई बात? एकदम पक्की बात है। अरे हाँ ना बोलो, एकदम समझ में आ गया। अब दूसरी बात सुनो बहुत कायदे से बेटे, अगर आप y डायरेक्शन की वेलोसिटी पे ध्यान दो तो इट इज रिटन एज u sin थीटा माइनस ऑफ जी टी। क्या लिखा है आपने? u sin थीटा माइनस ऑफ जी टी, u sin थीटा माइनस ऑफ जी टी लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया। इसका मतलब टाइम के साथ साथ ये वेलोसिटी पहले डिक्रीज होगी। सोच के देखो, आप सोच के देखो भाई, u sin थीटा माइनस ऑफ जी टी, टी बढ़ाते जाओ तो ये जो डिफरेंस है वो घटता जाएगा, और घटते घटते क्या ये जीरो हो सकता है? हां सर, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप इन दोनों का डिफरेंस कर रहे हो ना, तो आप टी को बढ़ाते जाओ, ये वेलोसिटी घटती जाएगी, घटते घटते जीरो हो जाएगी। लॉजिकल क्या है? पॉइंट लॉजिकली अगर आप सोचे तो आपको मालूम है कि पहले ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है। देखो ये पार्टिकल पहले ऊपर जा रहा है, ऊपर वाई डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है। जब ये वाई डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है, अर्थ इसको किधर खींच रहा है? नीचे। धरती माता किधर खींच रही है? नीचे। तो वेलोसिटी ऊपर, धरती खींच रही है नीचे, तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन, नॉट इन द एक्स डायरेक्शन, एक्स वाली वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आना है, नाइदर ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड नॉर इन द डायरेक्शन ऑफ द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। जो भी चेंज आएगा वो किधर आएगा? वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और वाई डायरेक्शन में डायरेक्शन भी चेंज होगी वेलोसिटी की। क्लियर है मेरा बच्चा? तो पहले होता क्या है बेटा? पहले ये वेलोसिटी डिक्रीज होती है, एक पॉइंट पे जाके y डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो हो जाती है। कितनी हो जाती है? जीरो। मगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता। इट विल रिमेन एज, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, इट विल रिमेन एज u cos थीटा। इट विल रिमेन एज u cos थीटा। तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी पहले डिक्रीज हुई,
डिक्रीज होते होते जीरो हो गई। नाउ दिस पार्टिकल विल स्टार्ट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। अब किधर चलने लगेगा ये? ग्रेविटी की दिशा में। तो क्या बदलेगा बेटा? तो फिर से देखो, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी में कुछ भी नहीं बदलेगा। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी वही रहेगा, डायरेक्शन भी वही रहेगी। बदलेगा कौन? बदलेगा वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड वाइज एज वेल एज डायरेक्शन वाइज। वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी बदलेगी। कैसे बदलेगी? मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा उसका और डायरेक्शन भी चेंज होगा। मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और डायरेक्शन भी चेंज होगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट लोगे तो ये नेट वेलोसिटी होगी। क्लियर है बेटा? इसका मतलब वेलोसिटी चेंजेस ओनली अलोंग इन द वाई डायरेक्शन। और आपको एक बात पता होगा शायद कि ये जो पॉइंट है, द हाइट ऑफ दिस पॉइंट एट विच द वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन हैज बिकम जीरो, इस हाइट को अपन मैक्सिमम हाइट भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं? उसका बहुत ऑब्वियस रीजन है। इसको इसलिए मैक्सिमम हाइट कहते हैं क्योंकि इससे और ज्यादा ऊपर नहीं गया ना ये प्रोजेक्टाइल, इससे और ज्यादा ऊपर नहीं गया, यहां के बाद वो नीचे आ रहा है। तो दिस इज द मैक्सिमम हाइट दैट द प्रोजेक्टाइल हैज कवर्ड व्हाइल इट्स मोशन। क्लियर है? तो इसको मैक्सिमम हाइट कहते हैं। इसका मतलब मैक्सिमम हाइट पे वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो होती है, नेट वेलोसिटी जीरो नहीं होती। नेट वेलोसिटी यू कॉस थीटा के बराबर होती है। अब यहां पर दो बातें आप समझिएगा। पॉइंट नंबर फर्स्ट, अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्रोजेक्टाइल में मिनिमम वेलोसिटी कहां होती है, तो याद रखिएगा हाईएस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी मिनिमम होती है। बिकॉज एक वेलोसिटी तो एग्जैक्टली जीरो ही हो गई ना, तो आपकी जो नेट वेलोसिटी है वो सिंपली यू कॉस थीटा के बराबर है। तो वेलोसिटी मिनिमम कहां हुई? हाईएस्ट पॉइंट पर हुई। कहां पर हुई? हाईएस्ट पॉइंट पर मिनिमम हुई। क्लियर? बट जीरो नहीं हुई है, नेट वेलोसिटी जीरो नहीं हुई है। इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूं, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज नॉन जीरो। काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पर जीरो नहीं है। कैसा है? नॉन जीरो है। काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज नॉन जीरो। क्लियर हो गई बात? एनी इशू? सारी बातें समझ में आ गई वेलोसिटी से रिलेटेड? चलो आगे बढ़ें और कुछ रिजल्ट्स याद करते हैं, है ना? तो ये तो वेलोसिटी का पॉइंट था। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई है। अच्छा, अब हम आगे बात करते हैं कुछ कुछ और कॉन्सेप्ट्स पे। तो पहला है टाइम ऑफ फ्लाइट। आपको याद होगा टाइम ऑफ फ्लाइट, चलो याद कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं बातों को। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है बेटा कि द टाइम आफ्टर विच द प्रोजेक्टाइल अगेन लैंड्स ऑन द ग्राउंड। और एक बात और याद रखना, इसमें एक बात और याद रखना कि जब प्रोजेक्टाइल ग्राउंड पे आके टकराएगा, और एक बात एकदम सीधी बात याद रखना कि हम एयर का फ्रिक्शन कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो प्रोजेक्टाइल को आपने फेंका, वो वापस आके ग्राउंड पे लैंड हुआ, तो लैंड करते समय व्हेन यू हैव नॉट कंसीडर्ड एनी एयर रेजिस्टेंस, तो लैंड करते समय उसकी वेलोसिटी उतनी ही होगी जितनी वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट करा था। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी लैंड करने वाले पॉइंट पर यू ही होगी और इसका एंगल थीटा ही होगा। वेलोसिटी कितनी होगी? यू, और एंगल कितना होगा? थीटा। वेलोसिटी विल बी यू एंड एंगल विल बी थीटा। क्लियर है बेटा? एकदम पक्की बात। चलिए अब आते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट पे। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए अगर आप देखो, आपने बोला कि साहब यू से हमने प्रोजेक्ट कर दिया और ये थीटा एंगल से, तो आप सबको याद होगा जितना टाइम, बिकॉज वी आर नॉट कंसिडरिंग एयर रेजिस्टेंस, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है। मतलब टाइम टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट इज सेम एज द टाइम टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट। तो ऊपर जाने का समय और नीचे आने का समय सेम है। तो इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है बेटे, वो लिखते हैं हम 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। और याद रखिएगा साइन थीटा आप इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। इसका मतलब आप इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं जिसमें थीटा इज विथ हॉरिजॉन्टल, और इसको आप लिखेंगे u cos थीटा, और इसको आप क्या लिखेंगे? u sin थीटा। और u sin थीटा को आपने क्या बोला था? u sin थीटा को आपने uy बोला था। आपको याद है? u sin थीटा को आपने क्या कहा था? uy कहा था बेटे, देख पा रहे हो? u sin थीटा को क्या बोला था? uy। इसका मतलब अगर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और ध्यान देके देखो तो आपको एक चीज नजर आ रही है कि टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2uy डिवाइडेड बाई जी। इसका मतलब है कि टाइम ऑफ फ्लाइट केवल और केवल
वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। वो भी कौन सी वर्टिकल? इनिशियल वाली। फिर से रिपीट कर रहा हूं, टाइम ऑफ फ्लाइट डज नॉट डिपेंड ऑन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इट ओनली डिपेंड्स ऑन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर हो गई बात? और जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने में लगेगा। क्लियर हो गई बात? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट। कोई दिक्कत है? अरे याद आ गई सारी बातें? बेटा एक बार हाँ ना बोलिए। एकदम पक्का? एकदम पक्की बात है। आओ अब आगे बढ़ते हैं। रेंज, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज का मतलब भी आप जानते हो। रेंज का मतलब कि अगर आपने ये प्रोजेक्टाइल लिया बेटा और इसको आपने फेंका तो ये जो ग्राउंड पे आके फिर से कहीं पे टकराएगा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डायग्राम अच्छा नहीं लग रहा, फिर से बनाऊंगा। हैव पेशेंस, हैव पेशेंस। यहां से हमने प्रोजेक्टाइल फेंका, ऐसे फेंका और ये प्रोजेक्टाइल ऐसे आके ऐसे गिरा। तो बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इट हैज सम डिस्प्लेसमेंट, राइट? अच्छा ये लगे हाथ आप ये बता दीजिए कि अगर मैं आपसे कहूं कि वर्टिकल डायरेक्शन में क्या डिस्प्लेसमेंट है तो क्या कहिएगा? वर्टिकल डायरेक्शन का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है? नेट डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन 0। भाई ग्राउंड से फेंका था और ग्राउंड पे आके गिरा तो वर्टिकल डायरेक्शन का नेट डिस्प्लेसमेंट 0। तो किधर का डिस्प्लेसमेंट है? केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का। किधर का? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का। क्लियर है बेटा? अच्छा, इसी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को अपन क्या कहते हैं? तो इसी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को अपन रेंज कहते हैं। रेंज क्या कहते हैं? रेंज। कितनी दूर जाके गिरा, दूर कितना गया, दैट इज कॉल्ड एज रेंज। क्लियर हो गई बात? कितनी दूर जाके गिरा, दैट इज रेंज। और ये वाला एंगल थीटा मान लो अगर आप, तो आप ये लिखते हो यूएक्स। फिर से मैं बार बार ये चीजें लिख रहा हूं ताकि दिमाग में एकदम बस जाए। ये यू कॉस थीटा और ये यू वाई विच विल बी इक्वल टू यू साइन थीटा। तो एक बात हमेशा याद रखना कि रेंज का बेसिक मतलब है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, और रेंज का दूसरा मतलब ये हो गया बेटा कि रेंज इज नथिंग बट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। ये दिमाग में रख सकते हो आप, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। फॉर्मूला मैं भी लिखूंगा बट यहीं से आता है वो फॉर्मूला। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है? u cos थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? 2u sin थीटा अपॉन g। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द रेंज। तो रेंज को आप ऐसे 2-3 तरह से लिख सकते हो। रेंज का पहला तरीका लिखने का u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, या तो आप ऐसे लिखो, और साइन 2 थीटा को आप फर्दर चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाई जी। आप ऐसे भी लिख सकते हो, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। आप ऐसे भी लिख सकते हो। अरे लिख सकते हो या नहीं? अकॉर्डिंग टू द यूज या तो आप साइन 2 थीटा लिख लीजिएगा या 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख लीजिएगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि थीटा की वैल्यू 37 है, तो अगर मैं 2 थीटा करूं ना, 2 थीटा, तो 2 इंटू 37 अगर मैं कर दूं तो दिस विल बिकम इक्वल टू कितना? तो दिस विल बिकम इक्वल टू 74, राइट? क्या हमें साइन 74 की वैल्यू पता है? सर हमें तो नहीं पता। होती है मगर पता तो नहीं है। याद है क्या? नहीं है। लेकिन क्या हमें साइन 37 और कॉस 37 की वैल्यू पता है? हां सर पता है। साइन 37 की 3/5 होती है, कॉस 37 की 4/5 होती है। तो वो वैल्यू पता है, इसलिए ये ज्यादा आसान पड़ेगा आपको। क्लियर है? अच्छा, इसी चीज को आप चाहो, रेंज को फर्दर आप चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ यू एक्स यू वाई डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय जी। आप ऐसे भी लिख सकते हो रेंज को। इसका मतलब है रेंज डिपेंड्स ऑन बोथ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एज वेल एज ऑन द वर्टिकल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल पे भी डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड करता है? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। दोनों पे डिपेंड करता है रेंज। क्लियर हो गई बात? अब इससे रिलेटेड एक दो बातें हैं जो आपको मैं याद दिला देता हूं कि सर आप याद करो कि रेंज के केस में हम कहते हैं कि अगर मेरी वेलोसिटी फिक्स हो, जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई अगर मैं किसी पत्थर को फेंक रहा हूं तो मेरी एक मैक्सिमम लिमिट होगी ना वेलोसिटी की। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी पत्थर को मैक्सिमम ऑफ 10 मीटर पर सेकंड से फेंक सकता हूं, उससे ज्यादा मेरी वेलोसिटी नहीं है। तो क्या मैं रेंज बदल सकता हूं फॉर दैट गिवन वेलोसिटी? यस, आप रेंज चेंज कर सकते हो बाय चेंजिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन।
अगर आप अपने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को चेंज करते जाओ तो फिर आप क्या चेंज कर सकते हो, तो फिर आप रेंज को चेंज कर सकते हो फॉर द सेम गिवन वेलोसिटी। क्लियर हो गई बात, एकदम पक्का। तो रेंज कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कीपिंग द वेलोसिटी कांस्टेंट। तो बेटा होता यह है कि इनिशियली जब आप एंगल को इंक्रीज करते हैं तो रेंज आपका इंक्रीज होता है फॉर द सेम वेलोसिटी। वेलोसिटी सेम रखो और एंगल को आप इंक्रीज करो, तो जैसे जैसे आप एंगल को इंक्रीज करोगे आपका रेंज इंक्रीज होगा इनिशियली। कब तक इंक्रीज होगा? टिल द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बिकम्स 45 डिग्री। जब तक आपका एंगल 45 डिग्री नहीं हो जाता तब तक रेंज इंक्रीज करेगा। क्लियर है? उसके बाद क्या होगा सर? क्या होगा बताओ? 45 डिग्री तक रेंज बढ़ा, मैक्सिमम 45 डिग्री पे होता है। उसके बाद रेंज डिक्रीज करता है। क्या करता है? डिक्रीज करता है। क्लियर है? क्या करता है? डिक्रीज करता है। जो पहले पार्टिकल एंगल बढ़ाने पर आगे आगे गिर रहा था, अब जब एंगल हम 45 के बियॉन्ड बढ़ाएंगे तो वही पार्टिकल फिर से पीछे गिरना शुरू हो जाएगा। इसका दो मतलब है। पहला मतलब यह कि रेंज विल बी मैक्सिमम एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, और दूसरा पॉइंट यह है कि रेंज अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। किसको रिपीट करता है? अपनी वैल्यू को रेंज रिपीट करता है। ठीक है? अगर आपका थीटा 0 से 45 तक है तो रेंज बढ़ रहा है, और फिर जब थीटा 45 के बियॉन्ड बढ़ेगा तो रेंज डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब एक ही रेंज आपको दो बार मिल रहा है, फॉर द थीटा एंड फॉर थीटा लेस देन 45 एंड फॉर द थीटा ग्रेटर देन 45। दो वैल्यू पे मिल रहा है। रेंज आपको एक ही रेंज दो अलग अलग एंगल पे मिल रहा है, फॉर एन एंगल 45 से पहले वाला एंड फॉर एन एंगल 45 के बाद वाला। मतलब 45 माइनस थीटा एंड 45 प्लस थीटा पे रेंज की वैल्यू सेम आती है, जिसको आप ऐसे भी कहते हो कि बेटा रेंज इज मैक्सिमम, आर इज मैक्सिमम एट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। और ये कितना होता है ये मैक्सिमम रेंज? तो अगर ये मैक्सिमम रेंज आप निकालोगे तो ये होता है यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा है ना भाई। यहां आप साइन 2 थीटा लिखते हो ना आगे, 2 थीटा, तो 2 इंटू 45 लिखिए। 2 इंटू 45 कितना हो जाएगा? 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो मैक्सिमम रेंज यू स्क्वायर बाई जी है। और दूसरी बात याद रखिएगा, रेंज फॉर थीटा एंड 90 माइनस थीटा इज इक्वल, है ना? कब? फॉर अ गिवन वेलोसिटी। याद रखिएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रखने पर अगर हम एंगल को चेंज करें तो जो रेंज हमें थीटा पे मिलेगा वही रेंज हमें 90 माइनस थीटा पे भी मिलेगा। क्या मतलब है इस बात का? कि जो रेंज हमें 30 डिग्री पे मिलेगा वही रेंज हमें 90 माइनस 30 डिग्री पे भी मिलेगा, वही हमें 90 माइनस 30 पे भी मिलेगा। क्लियर है मेरा बच्चा? एकदम पक्की बात है। आओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मैक्सिमम हाइट। अगर आपको रेंज की बात समझ में आ गई है तो आप देखिए मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट का क्या मतलब है? मैक्सिमम हाइट का क्या मतलब है? मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट का मतलब यह है बेटा, हमने बताया था ना, वो हाइट जहां पर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, दैट हाइट इज कॉल्ड एज मैक्सिमम हाइट। उसको क्या कहते हैं? मैक्सिमम हाइट कहते हैं। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है बेटा, अगर आप उसी फॉर्मूले को देखो, उसी डायग्राम को देखो, तो इसका फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। कितना होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। क्लियर है? इस चीज को हम चाहें बेटे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एच मैक्स इज इक्वल टू कितना? यू वाई का स्क्वायर, क्योंकि यू साइन थीटा बेसिकली कुछ और नहीं है, यू वाई ही है, यू वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। एच मैक्स को हम लिख सकते हैं यू वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, यू वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। क्लियर है बेटा? इसका मतलब अगर आप ध्यान दो तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट दोनों ही डिपेंड करती हैं सिर्फ और सिर्फ y कंपोनेंट की इनिशियल वेलोसिटी पे। दोनों केवल डिपेंड करती हैं इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। नहीं आया? इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। बहुत बढ़िया साहब, एच मैक्स यू वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। क्लियर है? दूसरी बात, अगर आपसे कोई कह दे मैक्सिमम पॉसिबल हाइट या ग्रेटेस्ट हाइट,
अगर इस तरह से क्वेश्चन में मेंशन करे, क्या मेंशन कर दे, ग्रेटेस्ट हाइट या मैक्सिमम पॉसिबल हाइट, तो इसका मतलब यह होगा कि आप पार्टिकल को सीधा सीधा ऊपर फेंक रहे हो। कैसे फेंक रहे हो, सीधा सीधा। एक बात याद रखो कि अगर मैं किसी पार्टिकल को परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड ऊपर फेंक दूं, ये पार्टिकल है, और इसको परपेंडिकुलरली ऐसे फेंक दूं यू, तो याद रखिएगा कि जब आप सीधा सीधा ऊपर फेंकते हैं, मतलब परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, सच दैट योर थीटा इज 90 डिग्री, सच दैट योर थीटा इज 90 डिग्री, तो जो हाइट मिलती है वो सबसे ज्यादा हाइट होती है फॉर दैट पर्टिकुलर वेलोसिटी। किसी भी गिवन वेलोसिटी के लिए ग्रेटेस्ट हाइट मतलब सबसे पॉसिबल हाइट आपको तब मिलेगी जब आप किसी भी पार्टिकल को सीधा सीधा ऊपर फेंकते। क्लियर है? इस केस में जो आपकी हाइट होगी, हाइट विल बी ग्रेटेस्ट या हाइट विल बी मैक्सिमम पॉसिबल हाइट, हाइट विल बी ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट मतलब सबसे ज्यादा हाइट आपको तभी अचीव होगा जब आप परपेंडिकुलरली सीधा सीधा ऊपर फेंक दें। क्लियर है? दिस विल बी द ग्रेटेस्ट हाइट। लेकिन यस, रेंज इस पॉइंट पे अगर कोई आपसे पूछ ले तो रेंज की वैल्यू इस पॉइंट पे क्या होगी, 0। रेंज कितना होगा, 0। सीधा सीधा ऊपर हो गया ना, सीधा सीधा। मोशन अंडर ग्रेविटी का केस। इस फॉर्मूले से भी सोचो तो u को कांस्टेंट रखा है, थीटा बदलूंगा तो हाइट की सबसे ज्यादा पॉसिबल वैल्यू कब होगी, जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। कितने एंगल पे होती है, 90 डिग्री पे। तो जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो हाइट विल बी मैक्सिमम, और जब हाइट मैक्सिमम होगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, हाइट मैक्सिमम की वैल्यू जो ग्रेटेस्ट हाइट की वैल्यू है, ग्रेटेस्ट हाइट की वो आती है u²/2g। ग्रेटेस्ट हाइट की वैल्यू क्या होगी, u²/2g, बिकॉज साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। 1 का स्क्वायर विल बी 1, तो इसका मतलब ये 1 हो गया तो ये u²/2g हो गया। क्लियर हो गई बात? ग्रेटेस्ट हाइट की वैल्यू कितनी होती है, u²/2g। क्लियर है? अब एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स और समझिए आप, उसके बाद फिर हम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पे भी डिस्कशन करेंगे। बट उससे पहले कुछ कुछ और बातें सुनिए और दिमाग खोल के बातों को समझिए। क्लियर है? एकदम पक्का? अब मैं जो जो पॉइंट्स बता रहा हूं सुनिएगा। अब से कोई कहे कि ये प्रोजेक्टाइल है और ये प्रोजेक्टाइल यहां से फेंका बेटा, कुछ एंगल पे फेंका और ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जाके लैंड हुआ। क्लियर है मेरा बेटा? एकदम पक्की बात। तो ऐसे भी सवाल फ्रेम करा जाता है कि जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे है, कहां पे है प्रोजेक्टाइल, हाईएस्ट पॉइंट पे, मेरे हिसाब से हाईएस्ट पॉइंट, राइट? तो ये प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पे है, तो बताओ व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल। क्या पूछ लेते हैं वो आपसे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं कहते वो आपसे, आपसे क्या कहते हैं, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल विथ द रेस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज एट इट्स मैक्सिमम हाइट। जब प्रोजेक्टाइल अपने मैक्सिमम हाइट पे है तो उस प्रोजेक्टाइल का डिस्प्लेसमेंट बताइए। क्लियर है? तो इस बात को याद रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट वही बेटा, डिस्प्लेसमेंट वही, इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन कर दो बाई ए स्ट्रेट लाइन, वही जो स्ट्रेट लाइन की लेंथ है दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, राइट? तो करना कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस काम नहीं है ये, सिंपली इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन करिए बाई ए स्ट्रेट लाइन, और इस स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ आएगी वही क्या मिलेगी, वही आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। वही क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। तो देखो कैसे निकलेगा डिस्प्लेसमेंट भाई, आप इसको यहां ये आप इसको एच मैक्स कह सकते हैं, मैक्सिमम हाइट, और बेटा ये मैक्सिमम हाइट बिल्कुल आधे रेंज पे होता है, तो ये रेंज का आधा कर दीजिए r/2, तो ये एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ गया होगा आपको, देखिए इट्स अ ट्रायंगल, राइट? तो अगर मुझसे कोई पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो मुझे अगर ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको एंड इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी नथिंग बट, डिस्प्लेसमेंट विल बी नथिंग बट इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो। भाई ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, एंड हाइपोटेनियस ही यहां पर डिस्प्लेसमेंट है। इसका मतलब आपको कुछ नहीं करना, एच मैक्स निकाल लेना है, उसका स्क्वायर कर देना है, रेंज निकालना है, उसका आधा करो और उसका स्क्वायर कर दो, यही जो रिजल्ट आएगा दैट विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गई बात? यही जो रिजल्ट आएगा, यही रिजल्ट आपको क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट दे देगा। क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट दे देगा। क्लियर है? एकदम पक्का? हाँ ना बोलो बेटे। चलो भाई, बहुत बढ़िया सर, समझ में आ रही है बात। अब एक और चीज पूछते हैं आपसे, आपसे वो कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन बताइए व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज एट इट्स मैक्सिमम हाइट। क्या पूछते हैं,
एंगल ऑफ एलिवेशन बताइए व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज एट इट्स मैक्सिमम हाइट। तो इमेजिन करो, तुम जो पहले वर्ड समझो एंगल ऑफ एलिवेशन का क्या मतलब होता है, ये 10th के मैथमेटिक्स में भी पढ़ाते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना, हाइट एंड डिस्टेंस वाला नहीं करा है ट्रिग्नोमेट्री में, तो उसमें ये वर्ड इस्तेमाल होता है भाई, एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो आप इमेजिन करो कि आपकी आंखें यहां हो, ये आपकी आंखें और आप इस पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आप जिस लाइन के अलोंग ऑब्जर्व करोगे वो लाइन ऑफ साइट यही होगी ना। अगर आपको ये हाईएस्ट पॉइंट को ऑब्जर्व करना है तो आपके लाइन ऑफ साइट इसी को तो मानोगे, दिस विल बी योर लाइन ऑफ साइट। तो ये जो लाइन ऑफ साइट है, ये जो एंगल बना रहा है विद द हॉरिजॉन्टल, ये इसके रिस्पेक्ट में, ये मैं ऐसे देख रहा हूं, तो इसे जो एंगल बन रहा है ऐसे, इसी एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। कोई अजूबी बात थोड़ी है वो, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर हो गई बात, मतलब दिस अल्फा इज एंगल ऑफ एलिवेशन। नीचे से ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर से नीचे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। नहीं आया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन की अगर मैं बात करूं तो इस ट्रायंगल में देखो आप, क्या मैं ये फिर से लगा सकता हूं, tan ऑफ अल्फा, tan ऑफ अल्फा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, बेस की वैल्यू r/2, तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, tan इनवर्स, और क्या लिखिएगा आप, h max डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय r/2, h max डिवाइडेड बाय r/2, दिस विल बी योर एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस विल बी योर एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है मेरे बच्चों, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, एकदम पक्का, ये दोनों बातें समझ में आई हैं। एक और पॉइंट सुन लीजिए रिलेटेड टू दिस प्रोजेक्टाइल कॉन्सेप्ट। अब देखिए बेटा, एक पॉइंट अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर उसके बाद उसका रिजल्ट लिखूंगा, और इस पॉइंट को आप सुनिएगा। ये मान लीजिए कि ऐसा है बेटा, ये प्रोजेक्टाइल है एंड दिस एंगल इज थीटा। अच्छा, ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है, और इस इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन को अगर मैं बढ़ा दूं तो कुछ ऐसा, ये लाइन है, ये लाइन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी है, या ये डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी है, राइट। आपको एक बात मालूम है कि प्रोजेक्टाइल के केस में हर पॉइंट की जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती है, हर पॉइंट की वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, जहां से आपने प्रोजेक्टाइल फेंका है, ठीक है। अच्छा, सोचो, इमेजिन करो कि ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जा रहा है और ऐसे लैंड कर रहा है, क्लियर है, ऐसे लैंड हुआ, तो मेरा प्यारा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा लाल, मेरा पीला, मेरा गुलाबी, मेरा नीला, क्या मैं ये कह सकता हूं मेरे बेटे कि अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी देखूं, इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो ऐसे होगी? अरे हाँ ना बोलो, इनिशियल वाली ये है और इस पॉइंट की ऐसे हो गई, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी और इनिशियल के बीच में कुछ एंगल बन रहा है या नहीं बन रहा है? बन रहा है, अरे बेटा बन रहा है, यस बन रहा है, बट ये एंगल कंटिन्यूअसली चेंज होगा। देखो कैसे, अगर मान लो मैं इस पॉइंट पे आ जाऊं विच इज द हाईएस्ट पॉइंट, या किसी भी पॉइंट को आप सोचो ना, मैंने ये पॉइंट ले लिया अभी फिलहाल, इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो टेंजेंशियल होगी टू दिस पॉइंट, और इसकी डायरेक्शन और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है उसके बीच में भी ये एंगल दिख रहा होगा आपको, और आपको ये भी नजर आ रहा होगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम नहीं है, ये एंगल कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। किसके बीच का एंगल? इनिशियल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी and the direction of velocity at a point, initial direction of velocity and the velocity at a point, क्लियर है, उसके बीच का एंगल कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। तो बेटे क्या ये पॉसिबल है कि किसी भी पॉइंट पे जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है और जो इनिशियल डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर हो जाए? इसका मतलब क्या ये पॉसिबल है कि इनिशियल डायरेक्शन या इनिशियल वेलोसिटी एंड द वेलोसिटी टू अ पॉइंट बोथ बिकम्स परपेंडिकुलर? हाँ सर, है पॉसिबल, अरे बिल्कुल पॉसिबल है, ये एंगल बढ़ रहा है, अगर आप इस पॉइंट पे आ जाएंगे तो ये एंगल कुछ और होगा, तो ये पॉसिबल है बेटा कि एंगल क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। कहां पर? किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कैसी हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है बेटा, बिल्कुल पॉसिबल। मान लो कि इस पॉइंट की वेलोसिटी इनिशियल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी से परपेंडिकुलर हो जाती है, ऐसा मान लो, ये वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर हो जाती है टू द इनिशियल वेलोसिटी, क्लियर है। तो आपसे अगर कोई पूछ ले कितनी देर के बाद ऐसा होता है, आफ्टर व्हाट टाइम दिस हैपेंस, आफ्टर व्हाट टाइम फॉर अ गिवन प्रोजेक्टाइल
the velocity at a point becomes perpendicular to the initial velocity, तो याद रखिएगा कि इसका आंसर होता है u by g sin theta. Initial velocity is u divided by g sin theta. u by g sin theta. This is the time after which the velocity of a point on the projectile will become perpendicular to initial direction of velocity. Clear है बेटा? ये सारे बातें समझ में आ गई आपको? कोई कष्ट है इसमें? एकदम पक्की बात है, एकदम पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है बेटा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बेसिक मतलब तो ये समझिए, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। अगर मैं ट्रैजेक्टरी कहूं तो ट्रैजेक्टरी का बेसिक मतलब आप सबको पता है कि ट्रैजेक्टरी का मतलब होता है पाथ, पाथ फॉलोड बाय अ पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स मोशन, उसको हम कहते हैं ट्रैजेक्टरी। पाथ फॉलोड बाय अ पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स मोशन, उसी को अपन क्या कहते हैं? ट्रैजेक्टरी। तो ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन का मतलब उस पाथ की जो इक्वेशन है, उस पाथ की जो इक्वेशन है, उस पाथ की जो इक्वेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन, दैट मैथमेटिकल इक्वेशन इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। दैट मैथमेटिकल इक्वेशन इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। क्लियर है? जैसे अगर मान लो मैं आपसे कहूं कि यह प्रोजेक्टाइल है और इस प्रोजेक्टाइल को आपने यहां से फेंका और ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जाके लैंड हुआ, ये एंगल थीटा पे फेंका आपने, विद वेलोसिटी u फेंका, और यहां पर इसके पास x, मान लो इसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट है विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। आई एम ट्रीटिंग दिस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एज माय ओरिजिन। कैसे ट्रीट कर रहा हूं मैं? ओरिजिन की तरह ट्रीट कर रहा हूं। क्लियर है? तो प्यारे दोस्त, प्यारे बच्चों, प्यारे बेटे, ये वाली जो दूरी है वो x है और ये वाली जो दूरी होगी वो y है। यही मतलब है ना? अरे बेटा, कोऑर्डिनेट का तो यही मतलब है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कि x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। मतलब एट द सेम टाइम पार्टिकल x एक्सिस के अलोंग भी चल रहा है और पार्टिकल y एक्सिस के अलोंग भी अगर चल रहा है, तो ये x और y कैसे रिलेट कर सकते हैं हम? हाउ दिस x एंड y आर रिलेटेड, इसके लिए जो मैथमेटिकल इक्वेशन बनती है, दैट मैथमेटिकल इक्वेशन इज सिंपली नोन एज, उसी को अपन क्या कहते हैं? दैट मैथमेटिकल इक्वेशन इज सिंपली कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। उसी को अपन क्या कहते हैं? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। क्लियर हो गई बात? नहीं आया? अरे बोलो बेटा, एकदम पक्की बात है। अरे हाँ ना तो बोलो, आया समझ में? उसी को अपन क्या कहते हैं? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो याद रखिएगा, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को लिखने का एक तरीका तो यह है कि y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस ऑफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एक तरीका लिखने का यह है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को कि y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस ऑफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वे थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, u इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, x x कोऑर्डिनेट है, y y कोऑर्डिनेट है, और y और x का जो रिलेशन है दैट इज क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक रिलेशन रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला। तो इसीलिए आपने देखा होगा ये भी लिखा जाता है कि दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसका मतलब है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है वो कैसा है? पैराबोलिक है। वो कैसा पाथ है? पैराबोलिक है। एक तरीका इसको ऐसे लिखते हैं, दूसरा इसी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को लिखने का एक और तरीका है, और वो तरीका क्या है? वो तरीका ऐसे भी लिखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस ऑफ x बाई आर, एक्स टेन थीटा 1 माइनस ऑफ x बाई आर। इसको आप ऐसे भी लिखते हो। There are two ways by which you can write this equation of trajectory. One is this, another one is this. Y can be written as x tan theta into 1 minus of x by r, where r is what? R is the range. R क्या चीज है? रेंज है। इस फॉर्मूले में या इस इक्वेशन में u नहीं है और इस इक्वेशन में u है, तो अकॉर्डिंग टू द नीड हम या तो इसको यूज कर सकते हैं या इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? कोई कठिनाई है? कोई कष्ट है? एक छोटी सी बात और सुनिए, फिर आगे बात करते हैं। सर एक छोटी सी बात यह है कि अगर आपको याद होगा तो मैं आपको, याद हो ना हो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि सर ये एक प्रोजेक्टाइल है और इस प्रोजेक्टाइल को आपने यहां से प्रोजेक्ट कर दिया। ये प्रोजेक्टाइल है, इसको प्रोजेक्ट कर दिया आपने। ठीक है बेटे, क्या कर दिया आपने? प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर दिया एट सम एंगल, लेट दैट एंगल बी थीटा।
सर इसमें मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट x, y है, इसका कोऑर्डिनेट x, y है, और इसका जो एंगल है दिस एंगल इज अल्फा, और ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल दिस इज बीटा, राइट? क्लियर है? इस प्रोजेक्टाइल के अंदर आप ऐसा भी कह सकते हो कि मैंने एक ट्रायंगल जैसा बना दिया है, इस ट्रायंगल का इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y है, दिस इज नथिंग बट द रेंज, ये जो है सर ये r है, ये r है। तो एक बात याद रखिएगा इस केस में, इस बात को याद रखिएगा, इस केस में tan थीटा, ये जो tan थीटा होता है, tan ऑफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ tan ऑफ अल्फा प्लस ऑफ tan ऑफ बीटा। tan ऑफ अल्फा और tan बीटा के सम के बराबर होता है कौन? ये tan थीटा। tan थीटा विल बी इक्वल टू tan ऑफ अल्फा प्लस ऑफ tan ऑफ बीटा। tan ऑफ अल्फा और tan ऑफ बीटा के सम के बराबर होता है कौन? tan ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्लियर हो गई बात? तो दिस इज अबाउट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। किसके अबाउट है ये? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्लियर हो गई बात? एकदम पक्की बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये मोर और लेस ये सारे फॉर्मूले मैं बता चुका हूं रिलेटेड टू द प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड, जिसको आप ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन भी कहते हैं। कौन सा प्रोजेक्शन कहते हैं? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। कौन सा प्रोजेक्शन? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। क्लियर हो गई बात? कोई कष्ट है मेरा बच्चा? एकदम पक्का? ये सारे फॉर्मूले याद आ गए? चलिए अब दूसरा प्रोजेक्टाइल जो है वो हाइट टू ग्राउंड कहलाता है। हाइट टू ग्राउंड, हाइट टू ग्राउंड। द सेकेंड प्रोजेक्टाइल इज हाइट टू ग्राउंड, मतलब हाइट पे खड़े हो जाओ और प्रोजेक्टाइल ग्राउंड पे फेंको। इसमें तीन पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। हाइट टू ग्राउंड के तीन पॉसिबल केस बनते हैं, और वो तीन पॉसिबल केसेस क्या क्या होते हैं अगर आप ध्यान से देखो तो एक वन बाय वन मैं बता दूंगा सबका, लेकिन पहले समझो। एक पॉसिबल केस ये है कि हाइट पे खड़े होकर हमने हॉरिजॉन्टली फेंक दिया, दिस इज द फर्स्ट पॉसिबल केस। तो इस केस में भी ये पार्टिकल पैराबोलिक पाथ पे जाएगा, मतलब इसका मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। क्लियर है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप हाइट पे खड़े हो गए और आपने हाइट पे खड़े होकर एंगल पे फेंका, मेकिंग सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, तब भी ये पैराबोलिक पाथ पे जाएगा, ये कुछ ऐसे लैंड करेगा। क्लियर? ये भी प्रोजेक्टाइल है, ये भी प्रोजेक्टाइल है। थर्ड एंड लास्ट पॉसिबिलिटी इज दिस कि आप हाइट पे खड़े हो गए और आप हाइट पे खड़े होकर फिर से प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हो, मेकिंग सम एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस बट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है? हाइट से ही फेंक रहे हो, मगर कैसे फेंक रहे हो? डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये इस केस में भी प्रोजेक्टाइल ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। क्लियर है? तो ऑल ऑफ दीज आर द केसेस ऑफ द प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम हाइट या हाइट टू द ग्राउंड प्रोजेक्शन। हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। क्लियर है? हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्शन है ना, ये सारे केसेस किसके हैं? हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के हैं। क्लियर है बेटा? तो अब चलिए इस पे हम चर्चा कर लेते हैं, हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्शन पे। तो हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्शन पे अगर हम चर्चा करें तो अगर आपको ग्राउंड टू ग्राउंड वाली बात समझ में आती है तो बाकी तो सब आसान है। मतलब बाकी सब वही लगेगा आपको कि रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है, मतलब एक ही बात मास्टर बार बार बता रहा है और उसके अलावा कुछ भी और अजूबा नहीं लगेगा आपको। क्लियर है बेटा? चलो देखते हैं, फिर भी देख लेते हैं। बेटे अगर आप हाइट टू ग्राउंड पे फेंकेंगे, और पहला केस मैं ले रहा हूं हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हो आप, तो ये ऐसे जाके लैंड करेगा ग्राउंड पे। तो इस केस में दिस इज योर हाइट एंड द पॉइंट फ्रॉम वेयर द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड इज, को मैं ओरिजिन अज्यूम कर रहा हूं, और ये वाली जो वेलोसिटी है लेट दैट वेलोसिटी बी यू। इस वेलोसिटी को अपन क्या मान रहे हैं? यू मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं बेटा? यू मान रहे हैं। दिस वेलोसिटी इज यू। क्लियर है बच्चा? दिस वेलोसिटी इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो यहां पर सीधी बात समझिए कि सर u इज द वेलोसिटी, सॉरी u इज द वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, मगर y एक्सिस के अलोंग कोई वेलोसिटी कह दे आपसे तो इनिशियल वेलोसिटी इज 0। y में कोई वेलोसिटी मैंने नहीं दिया, हॉरिजॉन्टली फेंका है, तो इसका मतलब जो भी वेलोसिटी है वो इनिशियली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है। क्लियर है? वर्टिकल डायरेक्शन में कोई इनिशियल वेलोसिटी हमने नहीं दिया है, राइट? अब सुनिए दूसरी बात, अभी भी ये वही बात वैलिड है कि आपका जो एक्सेलरेशन है दैट विल बी ओनली अलोंग द y डायरेक्शन, देयर विल बी नो एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आने वाला, vx विल रिमेन एज u, मगर y डायरेक्शन में बिकॉज एक्सेलरेशन है तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज होगी। और मैंने आपसे बार बार कहा है कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी किसी भी टाइम के बाद निकालना हो
तो आप यूज कर सकते हैं इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो अगर आप यहां पर ये इक्वेशन यूज करोगे v इज इक्वल टू यू प्लस ऑफ ए टी, तो u की वैल्यू y डायरेक्शन की 0 है, तो v की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ जी टी। माइनस साइन इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि y डायरेक्शन की वेलोसिटी विल ऑलवेज बी इन द वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। y डायरेक्शन की वेलोसिटी विल ऑलवेज बी इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन और कंटिन्यूअसली बढ़ेगी, कंटिन्यूअसली बढ़ेगी। निगेटिव डायरेक्शन है मगर कंटिन्यूअसली बढ़ेगी। t बदलते जाओ तो वेलोसिटी बदलती जाएगी, बढ़ती जाएगी। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन को। हॉरिजॉन्टल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल में कोई चेंज नहीं आएगा। और इन दोनों का अगर आप रिजल्टेंट ले लो, इन दोनों का आप रिजल्टेंट ले लो, तो दैट विल गिव यू द नेट वेलोसिटी आफ्टर एनी गिवन टाइम एंड दिस विल बी इट्स डायरेक्शन। क्लियर है? फिर से क्या करेंगे नेट वेलोसिटी निकालने के लिए? बेटा नेट वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे? ये दो वेलोसिटीज हैं, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, तो नेट वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? वही वेक्टर सम। तो नेट वेलोसिटी अगर अपन लिखें तो दैट विल बी नथिंग बट vx का स्क्वायर प्लस ऑफ vy का स्क्वायर। इसका मतलब अपन फर्दर क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट ऑफ u का स्क्वायर प्लस ऑफ gt का स्क्वायर, u का स्क्वायर प्लस ऑफ gt का स्क्वायर। दिस इज माई नेट वेलोसिटी। क्लियर है बेटा? एकदम पक्की बात। अब बेटा अगर डायरेक्शन निकालना हो तो डायरेक्शन विल बी इक्वल टू tan अल्फा इज इक्वल टू vy अपॉन vx, या आप इसको फिर से कह सकते हो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स vy अपॉन vx, vy अपॉन vx। दिस विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ दैट नेट वेलोसिटी, दिस विल गिव यू द नेट वेलोसिटी आफ्टर एनी टाइम। और फिर से मैं कह रहा हूं कि सिर्फ y डायरेक्शन की वेलोसिटी बदलेगी, x डायरेक्शन की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। दूसरी बात, एक बात और याद रखिएगा कि इस प्रोजेक्टाइल के केस में द पॉइंट एट विच द प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड, ये ऐसे फेंका आपने और ये ऐसे जाके ऐसे लैंड हुआ, तो ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहां पर प्रोजेक्टाइल ने ग्राउंड को हिट किया। ये वो पॉइंट है जहां पे प्रोजेक्टाइल ने ग्राउंड को हिट किया, प्रोजेक्टाइल ने ग्राउंड को हिट करा। क्लियर है? तो यहां पर की कोई वेलोसिटी आपसे पूछ ले तो इस केस में भी ये vy होगा और ये क्या होगा? vx होगा। vx विल रिमेन एज यू बट vy चेंज हो चुका होगा, है ना? और vy कैसे निकालोगे? तो vy आप इस फॉर्मूले से निकालोगे। क्लियर है? और वो t क्या होगा? वो t होगा जितनी देर के बाद ये ग्राउंड पे पहुंचा है, जिसको अपन टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। अभी हम उसकी वैल्यू भी लिखेंगे। और ये वो एंगल होगा जितने एंगल पे ये जाके ग्राउंड को हिट करेगा। ये वो एंगल होगा जितने एंगल पे जाके ये ग्राउंड को क्या करेगा? ग्राउंड को हिट करेगा। क्लियर हो गई बात? पक्की बात है एकदम। इसका मतलब आपने इसको फेंका ऐसे था, मगर जब ये ग्राउंड पे गिरेगा तो कुछ एंगल पे आके गिरेगा, सीधा सीधा नहीं गिरेगा, सीधा सीधा नहीं, कुछ एंगल पे जाके टकराएगा, कुछ एंगल पे। क्यों एंगल है? उसका रीजन ऑब्वियस है कि भाई इसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है अब और वर्टिकल भी है, तो रिजल्टेंट जो होगा वो ऑब्वियसली कुछ एंगल पे होगा। नेट वेलोसिटी ऑब्वियसली कुछ एंगल पे होगा। ठीक है बेटा? दूसरी बात, अगर इसमें कोई आपसे पूछ ले टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, तो इस केस में जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो सिंपली होता है अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी, अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। दिस विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट। सर अगर आप किसी पार्टिकल को यहां से ड्रॉप कर दो, यहां से ड्रॉप कर दो, इनिशियल वेलोसिटी 0 दो, क्लियर है? और कहां से ड्रॉप करो? h हाइट से आप नीचे सीधा सीधा ड्रॉप कर दो, तब भी इसको पता है ग्राउंड पे पहुंचने में कितना टाइम लगता है? अगर इसमें आपसे कोई पूछ ले टाइम तो कितना होगा? अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी ही होता है। आप कौन सी इक्वेशन से निकाल सकते हो? तो यू कैन यूज द इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अच्छा, दोनों आंसर सेम क्यों आ रहे हैं सर? उसका रीजन है, दोनों आंसर सेम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहां पर वेलोसिटी आपने हॉरिजॉन्टल में दिया है, वर्टिकल में तो अभी भी 0 ही है ना। अरे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है? 0। और यहां पर भी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वाली 0। हाइट h ले लिया तो टाइम ऑफ फ्लाइट वही आएगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड नहीं करता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड नहीं करता है। ये केवल किस पे करता है? इट ओनली डिपेंड्स ऑन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड इट इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो किसी पार्टिकल को आप हॉरिजॉन्टली फेंके उस हाइट से, या किसी पार्टिकल को आप सिंपली ड्रॉप कर दें उस हाइट से,
टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों केस में सेम आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों केस में सेम आएगा। क्लियर हो गई बात? अच्छा, दूसरी बात, व्हाट विल बी दिस वैल्यू? दिस इज अगेन कॉल्ड एज रेंज। इसको भी यहां पर क्या कहते हैं? रेंज। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज वंस अगेन कॉल्ड एज रेंज। और रेंज मैंने क्या बोला था? रेंज का मतलब है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो रेंज विल बी सिंपली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। रेंज क्या होगा? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। इसके अलावा कुछ और थोड़ी होगा रेंज। तो रेंज की वैल्यू अगर आप लिखोगे तो रेंज की वैल्यू हो जाएगी u मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। रेंज की वैल्यू हो जाएगी u मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 2h बाई जी। राइट है बेटा? एकदम पक्की बात है, देख लो अच्छे से। ओके, अब एक और बात समझते हैं इससे रिलेटेड, विच इज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इन दिस केस इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। अब अगर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी की बात करें, फिर से वही सारी कहानी बेटा, और आपको बात समझ में आती है। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ट्रैजेक्टरी का मतलब पाथ फॉलोड बाय अ पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स मोशन, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पाथ फॉलोड को हम क्या कहते हैं? ट्रैजेक्टरी। और उसकी जो मैथमेटिकल इक्वेशन है उसको हम क्या कहते हैं? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। मान लो किसी भी इंस्टेंट पे ये पार्टिकल यहां पर है, ये ओरिजिन है, किसी भी इंस्टेंट पे पार्टिकल यहां पर है, तो इट विल हैव सम एक्स कोऑर्डिनेट एंड सम वाई कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन। होगा बेटे? एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा मेरा बच्चा, और दूसरा कौन सा होगा? वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट ये हुआ, ये वाई कोऑर्डिनेट है। पक्की बात है? एकदम पक्का? अरे हाँ ना तो बोलो। बिल्कुल सही बात। तो एक्स और वाई में जो मैथमेटिकल रिलेशन डेवलप होगा यहां पर, दैट विल अगेन बी कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। उसको फिर से हम क्या कहेंगे? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इसका मतलब इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को हम क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। y इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इन दिस पर्टिकुलर केस। क्लियर हो गई बात? ये है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। किस केस में? इस वाले केस। क्लियर है? अच्छा बेटा, एक और बात समझ लो, इसको आपने क्वेश्चन के फॉर्म में देखा होगा, और नहीं भी देखा है तो अभी याद रखिएगा। ये आपने देखा हो ना देखा हो कोई बात नहीं, आज सीखते हैं। मान लीजिए कि ये स्टेयर केस है, स्टेप्स है ना, स्टेप्स। और यहां पर स्टेप्स पे, ये हाईएस्ट स्टेप पे आप बैठ के किसी पार्टिकल को या किसी बॉल को आपने रोल कर दिया है। यू हैव गिवन इट अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? तो द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दैट यू हैव गिवन टू दिस पार्टिकल इज u, और हर स्टेप की जो हाइट है, हाइट, दैट हाइट इज a। हर स्टेप की हाइट a है, और हर स्टेप की जो विड्थ है दैट इज b। हर स्टेप की विड्थ जो है वो कितनी है? b। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई अगर ऐसा है तो ये वाला पार्टिकल किस स्टेप पे डायरेक्टली जाके टकराएगा? किस स्टेप पे डायरेक्टली टकराएगा? किस स्टेप कहने का मतलब भाई फर्स्ट स्टेप पे जाके गिरेगा, सेकेंड स्टेप पे जाके गिरेगा, थर्ड स्टेप पे जाके गिरेगा, किस स्टेप पे जाके ये डायरेक्टली टकराएगा? फाइंड द नंबर ऑफ दैट स्टेप ऑन विच स्टेप इट विल स्ट्राइक। तो बेटा एक बात इमेजिन करो कि अगर मैं कहता कि ये पहले स्टेप से टकराएगा, इमेजिन करो अगर ये पहले स्टेप से टकराएगा, तो अगर पहले स्टेप से इसको टकराना है तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि पहले स्टेप पे अगर ये टकराया, इमेजिन करिए, तो ये y डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस कवर करेगा दैट इज a, और x डायरेक्शन में ये कुछ डिस्टेंस कवर करेगा दैट विल बी b। बोलो, अरे y डायरेक्शन में कितना नीचे आया? a, और x डायरेक्शन में कितना आगे गया? b। क्लियर है? अच्छा, अगर मान लो ये सेकेंड स्टेप पे टकराता, इस पे नहीं टकराता, ये सेकेंड स्टेप पे जाके कोलाइड करता या स्ट्राइक करता, तो सेकेंड स्टेप पे जब पहुंचता है तो कितना चलता y डायरेक्शन में? a प्लस a 2a, और b प्लस b 2b। x डायरेक्शन में 2b और y डायरेक्शन में 2a। तो अगर मान लो मैं आपसे कहता हूं कि लेट द पार्टिकल स्ट्राइक्स nth स्टेप, किस स्टेप पे टकरा रहा है? nth स्टेप पे। मान लीजिए कि लेट पार्टिकल स्ट्राइक्स nth स्टेप, nth स्टेप से जाके टकरा रहा है। nth स्टेप पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा है कहां? nth स्टेप पे जाके स्ट्राइक कर रहा है। क्लियर है? तो अगर ये nth स्टेप पे टकरा रहा है तो आप क्या ऐसा कह सकते हो कि y इज इक्वल टू na है? हाँ सर है।
और x बराबर क्या है, तो x बराबर NB है, बिल्कुल है। y की वैल्यू क्या होगी, NA। भाई अगर पहले स्टेप पे था तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर सेकेंड स्टेप है तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, थर्ड स्टेप है तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्लियर है? तो अब हमें n निकालना है, तो मैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का अगर यूज करूं तो मैं लिख सकता हूं इन प्लेस ऑफ y आई कैन राइट NA इज इक्वल टू G, इन प्लेस ऑफ x आई कैन राइट NB का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई दिस विल बी इक्वल टू 2u स्क्वायर, राइट। तो इसको आप फाइनली सॉल्व करना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं NA इज इक्वल टू G टाइम्स ऑफ N स्क्वायर B स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर। n से एक n कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सही है, एक n से एक n कैंसिल हो जाएगा। तो स्टेप क्या होगा, स्टेप विल बी इक्वल टू 2u स्क्वायर इंटू a डिवाइडेड बाई G मल्टीप्लाइड बाई B स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात है बेटा? ये वो nth स्टेप है जिसपे पार्टिकल विल स्ट्राइक डायरेक्टली। क्लियर है? इस वाले स्टेप पे पार्टिकल डायरेक्टली स्ट्राइक करेगा। क्या पॉइंट समझ में आ गया? एक बार हाना बोल देता हूं फटाफट, एकदम पक्की बात है, कोई कष्ट वाली बात है? बहुत बढ़िया साहब। एक दो और चीजें देख लीजिए। ये तो था प्रोजेक्टाइल हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, और कैसे प्रोजेक्ट करा था हमने, हॉरिजॉन्टली। अब एक दो बातें और मैं सिखा दे रहा हूं जिसमें आपको कोई फॉर्मूला रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिंपल, बहुत सिंपल तरीके से सीधी बात जो अभी बताऊंगा वो दिमाग में रख लो। कोई फॉर्मूला रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो बात अभी मैं कहूंगा उसको सिंपली दिमाग में फिक्स कर लो, दैट्स इट। क्लियर है? देखिए, मान लीजिए कि मैंने यहां से प्रोजेक्टाइल फेंका एंड आई हैव थ्रोन दिस प्रोजेक्टाइल एट सम एंगल एंड लेट दिस एंगल बी थीटा। u वेलोसिटी से आपने फेंका, तो अनडाउटेडली ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जाके ऐसे लैंड करेगा, बिल्कुल करेगा सर। इसी के साथ साथ मैं दूसरा केस भी दिखा देता हूं इसी स्लाइड पे, कि भाई ये प्रोजेक्टाइल आपने फिर से इसी हाइट से फेंका, दिस हाइट इज अगेन h, दिस इज योर ओरिजिन। आपने यहां से एक प्रोजेक्टाइल को फेंका है, मगर एंगल आपने ऐसे दिया है डाउन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये वेलोसिटी जो एंगल बना रही है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में बना रही है। तो ये प्रोजेक्टाइल कैसे जाके लैंड करेगा, ऐसे जाके लैंड करता है। ये वेलोसिटी u है और ये वाली वेलोसिटी भी कितनी है, u है, इसको फिर से ओरिजिन कह लीजिए आप, और यहां पर ये बेटा कितना है, ये h है। क्लियर? अब देखिए, इसमें आपसे क्या पूछ सकता है, वो रेंज पूछ सकता है ना, ये रेंज होगा, ये क्या होगा, रेंज होगा भाई। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज सिंपली कॉल्ड एज रेंज। यहां पर भी ये क्या होगा, रेंज होगा, और कुछ थोड़ी होगा, रेंज होगा। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट विल बी सिंपली कॉल्ड एज रेंज। क्लियर है बच्चों? एकदम पक्की बात है, एकदम पक्का। तो दिस विल बी द रेंज। अच्छा साहब, ये रेंज है। इसके अलावा अगर मुझसे कोई पूछे भाई रेंज कितना है, कुछ नहीं करना, एक काम सीधा सीधा करना, यू हैव टू फर्स्ट फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करने में भाई एच की वैल्यू बदलेगी ना। भाई मैं 10 मीटर हाइट से फेंकूं, 20 मीटर हाइट से फेंकूं, तो एच हर केस में अलग अलग आएगा। और ये जो इक्वेशन बनेगी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो क्यों चक्कर में पड़ते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिजल्ट्स को रटने के लिए? सीधा सीधा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना आना चाहिए, दैट्स इट। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो फॉर्मूला आना चाहिए जिसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं, अल्फा और बीटा वाला। क्लियर है? ये दो चीजें हमें आनी चाहिए। तो आप देखिए, इसमें अगर मैं इसको रिजॉल्व कर दूं इस वेलोसिटी को, तो ये वेलोसिटी क्या होगी, दिस विल बी u cos थीटा। और ये वाली वेलोसिटी क्या होगी बेटा, u sin थीटा। होगी या नहीं होगी बेटा? हाँ ना बोलना पड़ेगा बेटा। एकदम पक्की बात है बच्चे, एकदम पक्की बात है मेरा लाल। ठीक है, इसी प्रकार से इधर भी अगर मैं वेलोसिटी को रिजॉल्व करूं तो दिस इज नथिंग बट u cos थीटा, एंड दिस वर्टिकल कंपोनेंट विल बी नथिंग बट u sin थीटा। अच्छा देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट जब भी निकालना होता है, we use the motion in the vertical direction. वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखो, you will get the time of flight. सर why in the vertical direction, why not in the horizontal direction? क्योंकि बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट आपको नहीं पता है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट आपको नहीं पता है, वो तो अननोन है। मगर वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट आपको हर प्रोजेक्टाइल के केस में पता है। अगर वो ग्राउंड से फेंका है तो उसका भी पता है आपको, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है ना, पूरे प्रोजेक्टाइल के लिए। अगर यहां से फेंका है तो भी आपको पता है कि वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट इज ओनली h। यहां से फेंका है तब भी आपको पता है कि वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट इज ओनली h। क्लियर है?
तो जब आपको पता है वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, आपको एक्सेलरेशन पता है वर्टिकल डायरेक्शन में, आपको वेलोसिटी पता है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली जब भी टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो तो हम यूज करते हैं इक्वेशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में? इक्वेशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन। बहुत बढ़िया साहब। तो यहां अगर मैं इक्वेशन लगाऊं तो मैं क्या लिखूंगा? कौन सी इक्वेशन? S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो देखिए यहां लगाइए, तो S का मतलब ये डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन के नीचे होगा तो माइनस ऑफ h। इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है तो u साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय दिस t। अगर तुम चाहो तो मैं इसको कैपिटल T लिख देता हूं, माइनस ऑफ y माइनस बिकॉज g इज नेगेटिव, तो माइनस ऑफ हाफ gt स्क्वायर। दिस इज दैट इक्वेशन विच विल गिव मी द टाइम ऑफ फ्लाइट, एंड वंस आई गेट द टाइम ऑफ फ्लाइट, range will be nothing but this will be equal to horizontal velocity multiplied by the time of flight। ये हमारा रेंज आ जाएगा। फर्स्ट यू गेट द टाइम ऑफ फ्लाइट, देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ रेंज। सिमिलरली अगर इस केस में मैं लिखूं तो इस केस में ओरिजिन फिर से ऊपर तो डिस्प्लेसमेंट फिर से निगेटिव, मगर इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो u sin थीटा की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है। तो u sin थीटा बीइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, u sin थीटा की वैल्यू निगेटिव आएगी। कैसी आएगी? निगेटिव आएगी। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ u sin थीटा माइनस ऑफ हाफ मल्टीप्लाइड बाय gt स्क्वायर। ये माइनस से माइनस काट दीजिए, सॉरी यहां t छूट गया है, माई मिस्टेक, माई बैड। u sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय t माइनस ऑफ हाफ gt स्क्वायर। ये h भी निगेटिव, u sin थीटा भी निगेटिव, g भी निगेटिव, तो ऑल दीज नेगेटिव्स विल कैंसिल आउट। तो h की वैल्यू हो जाएगी u sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय t प्लस ऑफ हाफ मल्टीप्लाइड बाय gt स्क्वायर। ये आपके h की वैल्यू आ जाएगी, ये h की वैल्यू आ जाएगी। फिर से आपसे कोई पूछे रेंज, तो रेंज कुछ नहीं, फिर से आप लिखिएगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे कैसे? भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू पता चल जाएगी। वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, जस्ट मल्टीप्लाइड दैट टाइम ऑफ फ्लाइट विद द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल आएगा? रेंज निकल आएगा। क्या निकल आएगा? रेंज निकल आएगा। समझ आ गई बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सारे फॉर्मूले याद आ गए। तो अब हम क्या करेंगे बेटा? अब हम क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अब बेटा जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो सारे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमने कोशिश किया है क्वेश्चन रखने का। और बेटे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या है, मैं बार बार कहता हूं, हर वीडियो में कहता हूं, बेटा पहला काम ये करोगे आप, वीडियो पॉज करना, क्वेश्चन पढ़ना और फिर उसको स्वयं सॉल्व करना, खुद से सॉल्व करो। बात समझ में आ गई? गिव इट अ ट्राई। एटलीस्ट अगर आप ट्राई करोगे तो आपको समझ में आएगा। अगर मान लो सॉल्व हो गया तो वेल एंड गुड, ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। और अगर नहीं हुआ तो उससे परेशान नहीं होना है, आपको ये देखना है कि आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कहां पर गलती कर गए, उस गलती को सुधारना है। हमारा मेन एम क्या है? गलती सुधारो। और गलती सुधारोगे तो नीट में फिजिक्स में अच्छा स्कोर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरा बच्चा, यकीन करो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो देखो, द वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, और ये मैं इस क्वेश्चन की खासियत बता दूं, ये एक बार नीट में आ चुका है, ऑल्दो यहां पर मेंशन नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है। ठीक है, ये पूछा जा चुका है ये सवाल, लेकिन आप इसको समझिए। और मैंने इसको इसलिए स्पेशली रखा है ताकि आपको ये बात समझ में आए कि नीट में बहुत कोई रॉकेट साइंस सवाल नहीं बन रहे हैं। नीट में जो सवाल बन रहे हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल बनते हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि जो आपने 11th 12th में पढ़ा है वो कितना आपको आता है, कितने डेप्थ में आता है, कितनी पीएचडी है आपकी, वो उससे उनको मतलब नहीं है। मतलब यह है कि जो आपने पढ़ा है वो आता है या नहीं आता है। क्लियर हो गई बात? तो चलिए देखिए, द वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट इनिशियल पॉइंट इज 2i कैप प्लस ऑफ 3j कैप। अगर आप इस वेलोसिटी को देखो तो आपको पहली बात तो ये समझ में आ जाएगी कि ये वेलोसिटी 2i कैप प्लस ऑफ 3j कैप का मतलब है ये 2i है और ये 3j है। क्या मतलब हुआ सर? ये वाली वेलोसिटी 2i कैप है, दैट इज x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 2i कैप, वेयर एज y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 3j कैप। नहीं आया बेटा, x कंपोनेंट 2i कैप है
और वाई कंपोनेंट कितना है, 3j कैप है वेलोसिटी का। कौन सी वेलोसिटी का, इस वाली वेलोसिटी का। अभी फिलहाल मान लो मैं इस वेलोसिटी को u कह लेता हूं, तो इसके ये दो कंपोनेंट्स है बेटा, है ना, ये ux है और uy है। अब आपसे कह रहा है इट्स वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, यूनिट क्या रखनी है, मीटर पर सेकेंड। कह रहे इट्स वेलोसिटी एट पॉइंट बी। अगर आप ध्यान से देखो तो पॉइंट बी वो पॉइंट है जहां पर प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक कर रहा है ग्राउंड को वापस। प्रोजेक्टाइल ने जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करा है ग्राउंड को, उस पॉइंट का नाम पॉइंट बी है। क्लियर है। अब एक बात याद करिए, मैंने कॉन्सेप्ट में ये सिखाया है अभी कि बेटे किसी भी प्रोजेक्टाइल को अगर आप ऑब्जर्व करो और एयर का रेजिस्टेंस हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो जितनी वेलोसिटी से आपने फेंका है उतनी ही वेलोसिटी से वो वापस ग्राउंड को स्ट्राइक करता है। जितनी वेलोसिटी से फेंका है उतनी ही वेलोसिटी से वो वापस ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा एट द सेम एंगल। कितने पे करेगा, एट द सेम एंगल करेगा। तो अब इस बात को देखिए, यहां से आपने फेंका, यहां से आपने कुछ वेलोसिटी दी और ये आके ऐसे ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रहा है। बेटा हाँ ना बोलना पड़ेगा। ये कहां स्ट्राइक कर रहा है, ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रहा है बेटे, एकदम पक्का, एकदम पक्की बात है बेटा। अब आप इस पॉइंट पे अगर वेलोसिटी देखोगे तो नेट वेलोसिटी अगर यहां u थी तो यहां पे भी u है, एंड इट विल हैव x कंपोनेंट एज वेल एज y कंपोनेंट। भाई इसमें x कंपोनेंट अभी भी है और y कंपोनेंट है, बट द पॉइंट इज कि यहां पर जो y कंपोनेंट था वो अपवर्ड डायरेक्शन में था, ठीक है, और यहां पर जो y कंपोनेंट है दैट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब अगर आपने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया था तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को आप क्या लोगे, निगेटिव लोगे। क्या लोगे मेरा बेटा, निगेटिव लोगे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है, नाइदर इन मैग्नीट्यूड नॉर इन डायरेक्शन। इसका मतलब अगर पहले ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी 2i कैप थी तो अभी भी 2i कैप होगी। वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी पहले अगर 3j कैप थी तो अभी भी 3j कैप होगी, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है। तो अगर आपने इसको पॉजिटिव लिया है तो इसको आप क्या लोगे, निगेटिव लोगे। और वेलोसिटी फाइनल वाली क्या लिखोगे आप, फाइनल वाली जो वेलोसिटी है ये वाली वेलोसिटी, इसको आप लिखोगे 2i कैप माइनस ऑफ 3j कैप, 2i कैप माइनस ऑफ 3j कैप। मैग्नीट्यूड वाइज अभी भी वही है, वो इसका मैग्नीट्यूड लीजिए और इसका मैग्नीट्यूड लीजिए, मैग्नीट्यूड वाइज इट इज स्टिल सेम, बट डायरेक्शन वाइज अगर मैं बात करूं तो डायरेक्शन ऑब्वियसली ये जो डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन एक दूसरे से चेंज हो गई ना। ये वाली डायरेक्शन ऐसे है, ये वाली डायरेक्शन ऐसे है, तो डायरेक्शन रिवर्स हो गई, बट मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इसका जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी 2i कैप माइनस ऑफ 3j कैप। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी जितने से आपने प्रोजेक्टाइल को फेंका और जितने से वो आके वापस ग्राउंड पे स्ट्राइक हुआ, द वेलोसिटी रिमेन्स सेम। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात करूं तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम रहेगा, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी एट द पॉइंट वेयर द प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक्स द ग्राउंड। कहां पर, जहां पर प्रोजेक्टाइल ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा है। क्लियर हो गई बात। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर क्वेश्चन कह रहा था हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये बेसिकली। और आप एक बात याद रखिए बेटा, सिंपल क्वेश्चन कहने का ये मतलब नहीं है बेटे कि क्वेश्चन सिंपल है इसका मतलब छोड़ के चलो। आप यकीन जानो कि इस साल 2023 में एक सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे 2023 का, तो एक सिंपल सा प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन पूछा है नीट में। सिंपली हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल निकालना है, मैक्सिमम हाइट, वेलोसिटी गिवन है, थीटा गिवन है, सब कुछ गिवन है, एंड ओनली द मैक्सिमम हाइट वाज आस्क्ड इन द पेपर ऑफ नीट 2023। क्लियर है बेटे। तो इसलिए मैं बार बार एक चीज समझा रहा हूं कि आप बहुत हाई फाई चीजों की तरफ मत जाइए। मैं बार बार कह रहा हूं और इस बात को यकीन कीजिए कि आप बहुत हाई फाई चीजों की तरफ मत जाइए। आप स्टिक टू द बेसिक्स, बेसिक्स कॉन्सेप्ट, अब पूरा सिलेबस ये अगर आपको आता है तो नीट में 700 प्लस संभव है। क्लियर है। नीट में 700 प्लस संभव है। क्लियर। चलिए अब मेरी बात सुनिए। द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। तो बेटा कुछ नहीं करना है, इसको आप दो तरीके से सोच सकते हो। पहला तरीका सोचने का तो यह है कि आप या तो रेंज और हाइट वाला जो रिलेशन है आपने देखा होगा
मैंने कॉन्सेप्ट में दिखाया है, रेंज और हाइट वाला रिलेशन, आप उससे रिजल्ट निकाल सकते हो। या फिर अगर आपको वो याद नहीं है तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, आप मैक्सिमम हाइट और रेंज दोनों को इक्वेट कर दीजिए। कैसे इक्वेट करिएगा, तो हम कह सकते हैं रेंज इज रिटन एज यू स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय जी। राइट है बेटे। और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 2g। कितना जी, 2g। कितना जी, 2g। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल आउट, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट, जी से जी सन्नाटा। अब आप इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, और कॉस थीटा को वहां ले जाओ, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, एंड दैट दिस विल बी इक्वल टू 4। राइट, बोलो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 4। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू 4, या थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 4, tan इनवर्स 4, ये हमारा आंसर है। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, tan इनवर्स 4। थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, tan इनवर्स 4। इज इट क्लियर बेटा, एकदम पक्की बात है बेटा, आपको समझ में आना जरूरी है, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट इज √3/2 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड u ऑफ प्रोजेक्शन। क्या मतलब है इसका, भाई वीडियो पॉज करिए और खुद से कोशिश करिए, खुद से कोशिश करिए भाई, संभव है, आपसे होगा, संभव है, आपसे होगा, और आपसे ही होगा, पॉसिबल है भाई आपके लिए। आप सिर्फ बातों को समझो और सॉल्व करो, है ना। देखिए भाई, सीधी बात है, द स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम हाइट इज √3/2 टाइम्स। तो बेटा हमें मालूम है कि आपने ये प्रोजेक्टाइल यहां से फेंका, ये ऐसे जाके लैंड हुआ यहां पर मैक्सिमम हाइट पे, और ये वेलोसिटी इसने क्वेश्चन ने कहा है कि यू कंसीडर कर लो। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कितना कंसीडर करोगे, बोलो बेटा, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कितनी कंसीडर करोगे, यू कंसीडर करोगे। राइट है मेरा बच्चा। तो अगर आप यू कंसीडर करोगे, ये वाला एंगल थीटा मान लो अपने मन से, मान लिया मेरा लाल, कभी तो हाँ ना बोलो, मान लिया, ओके। हाईएस्ट पॉइंट पे एक ही वेलोसिटी होती है, उसका नाम है यू कॉस थीटा। कौन सी वेलोसिटी होती है, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा। अब बेटा क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी का √3/2 टाइम्स है। हाईएस्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी का क्या है बेटा, हाईएस्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी का √3/2 टाइम्स है। कितना है, √3/2 टाइम्स। तो क्या लिखोगे आप लिखोगे यू कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2 ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, √3/2 ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। यहां से u और u सन्नाटा, तो cos थीटा की वैल्यू √3/2, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हुई बेटा, थीटा की वैल्यू हुई √3/2, तो सॉरी थीटा की वैल्यू हुई cos थीटा, तो थीटा की वैल्यू हुई 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू हुई 30 डिग्री। क्लियर है बेटा, cos थीटा की वैल्यू √3/2, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 30 डिग्री। क्लियर है। मगर हमसे थीटा नहीं पूछा है उसने, रेंज पूछा है, रेंज, तो कुछ नहीं है। अब रेंज का फॉर्मूला लगा दो। रेंज का फॉर्मूला क्या कहता है, रेंज का फॉर्मूला कहता है यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो इसका मतलब आप क्या लिखोगे, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा करो, थीटा की वैल्यू 30 है, थीटा की वैल्यू 30 है, 2 इंटू 30 कीजिए, तो 2 इंटू 30 60, 2 इंटू 30 60 डिवाइडेड बाई जी। अब साइन 60 की वैल्यू उतनी ही होती है जितना cos 30 की वैल्यू होती है, और कितनी हुई है वैल्यू, तो ये वैल्यू होती है √3/2, √3/2। इसका मतलब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2। इसका मतलब ये हो जाएगा √3u² डिवाइडेड बाई 2g, √3u² डिवाइडेड बाई 2g, √3u² डिवाइडेड बाई 2g। क्लियर हो गई बात, एकदम पक्की बात है, कोई कष्ट वाली बात। बहुत बढ़िया साहब, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया रे मास्टर, वाह रे वाह। इस वाले क्वेश्चन को तो डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई,
इस क्वेश्चन को डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई, और अगर ये सॉल्व हो जाए तो अपने आप को शाबाशी दे लेना, अपने आप को क्या दे लेना, शाबाशी दे लेना। बात समझ आ रही है? गिव इट अ ट्राई, पॉज द वीडियो, गिव इट अ ट्राई। लेकिन बिफोर यू ट्राई इट, एक बात मैं यहां पर दिखा दूं कि ये थोड़ा सा एरर है। एक्चुअली में वो टी स्क्वायर नहीं है बेटा, वो 8t है। क्लियर है? कितना है? 8t है। इट्स नॉट टी स्क्वायर, वो टी स्क्वायर ह्यूमन एरर है बेटा। कैसा एरर है मेरा लाल? ह्यूमन एरर, ह्यूमन एरर। तो उस ह्यूमन एरर को मैंने खत्म कर दिया। तो y की वैल्यू 8t माइनस ऑफ 5t स्क्वायर है, और x की वैल्यू कितनी है? 6t। क्या पूछ रहा है आपसे? आपसे पूछ रहा है द वेलोसिटी विथ विच द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड। कर लिया ट्राई? बोलो, करा मेरा बच्चा? करा आपने? अब मैं सॉल्व करूं? क्या कहते हो दोस्त? मैं सॉल्व करूं? चलो मैं सॉल्व करता हूं। बेटे, ये y डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है और ये x डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। आपसे कह रहा है, वो आपसे पूछ रहा है कि द वेलोसिटी विथ विच द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। क्या पूछा है? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। एक बात, सीधी बात याद रखो, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन के लिए ऑलवेज रिमेंबर द फैक्ट कि आपसे वो एक्चुअली में वो वेलोसिटी पूछ रहा है विच इज एट t इक्वल टू 0। किस टाइम पे? t इक्वल टू 0। क्या मतलब है सर इस बात का? बेटा, जब हम प्रोजेक्टाइल को जिस इंस्टेंट पे हम प्रोजेक्ट करते हैं उस इंस्टेंट को 0 मानते हैं, और उस इंस्टेंट को 0 मान के ये जो टोटल टाइम आता है दैट इज बेसिकली कंसीडर्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट। इसका मतलब मेरा बच्चा, द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन, उस इंस्टेंट को अपन क्या मान लेते हैं? 0। क्या मानेंगे? 0। तो जब इसने इनिशियल वेलोसिटी कहा है तो इसका मतलब अगर वेलोसिटी में कोई t का टर्म आएगा तो t को हमें क्या रख लेना है? t की वैल्यू क्या प्लेस करनी है? 0। t की वैल्यू क्या प्लेस करनी है? 0। व्हाई? बिकॉज दे आर आस्किंग द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, दैट मींस दे आर आस्किंग द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0। क्लियर हो गई बात? आओ बेटा देखते हैं। अगर मैं इस वेलोसिटी को कैलकुलेट करूं तो y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी, आप लोगों को मालूम है dy बाई dt करोगे आप और dy बाई dt करोगे तो ये क्या होगा? d बाई dt ऑफ 8t माइनस ऑफ कितना? माइनस ऑफ 5t स्क्वायर। 8t माइनस ऑफ 5t स्क्वायर। 8t माइनस ऑफ 5t स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करिए, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा vy इज इक्वल टू 8 माइनस ऑफ 10t। अब यहां देखो, y डायरेक्शन की वेलोसिटी में वी हैव अ टर्म ऑफ t, और हमें मालूम है इनिशियल वेलोसिटी पूछा है, तो इसका मतलब है कि हमें वेलोसिटी वो पूछ रहा है t इक्वल टू 0। तो उस इंस्टेंट पे y डायरेक्शन की वेलोसिटी विल बी 8 मीटर पर सेकेंड। एम आई करेक्ट? एकदम समझ आ गया बेटा? एकदम पक्की बात है मेरा लाल? अब देखो, एट द सेम मोमेंट वी विल हैव वन मोर वेलोसिटी एंड दैट वेलोसिटी इज अलोंग एक्स एक्सिस। तो इसको आप क्या लिखोगे? dx बाई dt, और dx बाई dt करोगे तो क्या आएगा? d बाई dt, और इसकी वैल्यू को क्या लिखोगे? 60। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो 6 कांस्टेंट, t का डिफरेंशिएशन 1, तो 6 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या आ गया? तो दिस आई हैव गॉट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, दिस आई हैव गॉट वर्टिकल वेलोसिटी। तो नेट वेलोसिटी या नेट इनिशियल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ vx का स्क्वायर प्लस ऑफ कौन सा स्क्वायर? प्लस ऑफ vy का स्क्वायर। वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? vx का स्क्वायर प्लस ऑफ vy का स्क्वायर, और vx का स्क्वायर कितना है बेटा? 6 का स्क्वायर, प्लस ऑफ vy का स्क्वायर कितना है? 8 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 100, और 100 का स्क्वायर रूट करोगे तो कितनी आ जाएगी? 10 मीटर पर सेकेंड। 100 का स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गई बात? एकदम पक्का? तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है बेटा? चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। प्यारा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, और इसका कॉन्सेप्ट क्या है मैं बताता चलूं आपको। बेटे इसमें आपने क्वेश्चन में देखो, पढ़ो, पॉज करो, पढ़ो। 3 projectiles A, B and C are thrown from the same point in the same plane. Their trajectories are shown in the figure. Which of the following statement is true? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? और स्टेटमेंट क्या क्या है?
The time of flight is the same for all the three. The launch speed is largest for particle C. The horizontal velocity component is largest for particle C and all of the above. चार ऑप्शंस हैं, चार ऑप्शन में ये स्टेटमेंट्स हैं. अब आप सोचो कि बेटा अगर मैं इस डायग्राम को देखूं तो इस डायग्राम में मुझे बस सीधी बात एक बात समझ आ रही है कि इस वाले प्रोजेक्टाइल की हाइट, इस वाले प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट और इस वाले प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट इक्वल है. क्या है? इक्वल है. अब देखो बस एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम. बेटे आपको एक बात मैंने बताया था और आप याद करो, अभी बताया है ना, कॉन्सेप्ट्स में बताया है कि आप एक बात को सोचो, दिमाग में लाओ. मैंने आपको बताया है कि जब आप टाइम ऑफ फ्लाइट लिखते हो तो आप लिखते हो 2u(y) डिवाइडेड बाई जी. करेक्ट है बेटा? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा. टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लिखते हो? 2u(y) डिवाइडेड बाई जी. और मैक्सिमम हाइट क्या लिखते हो? तो आप लिखते हो मैक्सिमम हाइट इज नथिंग बट u(y) का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g. u(y) का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g. u(y) का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g. क्लियर है बेटा? एकदम पक्की बात है. इसका मतलब बेटे जिस प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट सेम होगा उन प्रोजेक्टाइल्स का u(y) भी सेम होगा. बिकॉज मैक्सिमम हाइट ओनली डिपेंड्स ऑन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी के केवल वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड करता है मैक्सिमम हाइट. और टाइम ऑफ फ्लाइट भी किस पे डिपेंड करता है? केवल इनिशियल वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड करता है. तो जिसका हाइट सेम उसका वर्टिकल कंपोनेंट सेम. मुझे नहीं पता उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा क्या नहीं होगा. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बारे में मुझे नहीं पता, बट बिकॉज हाइट सबकी सेम है तो मैं कह सकता हूं वर्टिकल कंपोनेंट सबका सेम है. और अगर वर्टिकल कंपोनेंट सेम है वेलोसिटी का तो इसका मतलब है टाइम ऑफ फ्लाइट भी सबका क्या होगा? सेम होगा. टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या होगा बेटा? सेम होगा. क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई आपत्ति? अरे हाँ ना तो बोलो. एकदम पक्का. ओके. इसका मतलब क्या होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा. क्यों सेम होगा? बिकॉज वर्टिकल हाइट सारे प्रोजेक्टाइल के लिए सेम है. अच्छा बेटा एक फैक्टर और मैं बताता चलूं यहां पर. रेंज का अगर आप फॉर्मूला याद करो तो रेंज में आप लिखते हो 2 टाइम्स ऑफ ux uy डिवाइडेड बाई जी. ये तो लिखते हो. रेंज कैन बी रिटन एज 2ux uy डिवाइडेड बाई जी. इसका मतलब रेंज डिपेंड करता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पर, है ना, एज वेल एज वर्टिकल वेलोसिटी पर. वर्टिकल पे भी डिपेंड करता है और हॉरिजॉन्टल पे भी करता है. और मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि तीनों की वर्टिकल वेलोसिटी सेम है. तीनों की वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन क्या है? सेम है. इसका मतलब तीनों में अगर आप कंपेयर करें तो सी का सबसे ज्यादा रेंज है. इसका मतलब मैं आपसे ये भी कह सकता हूं रेंज ऑफ सी इज ग्रेटर देन रेंज ऑफ बी इज ग्रेटर देन रेंज ऑफ ए. और वर्टिकल कंपोनेंट यू वाई सबका सेम है. इसका मतलब ये रेंज क्यों बढ़ रहा है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. कौन सी वेलोसिटी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. इसका मतलब अगर मुझसे कोई पूछ लेता हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के बारे में तो मैं कह सकता हूं बिकॉज तीनों का वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम है. इसका मतलब है कि जिसका रेंज ज्यादा है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी ज्यादा है. इसका मतलब अगर मुझे ये लिखना होता तो मैं ऐसे लिखता ux फॉर c is greater than horizontal component of velocity for b is greater than horizontal component of velocity for a. आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई. कोई दिक्कत वाली बात? एकदम पक्का भाई. कॉन्सेप्चुअल सवाल, सिंपल सवाल बट कॉन्सेप्चुअल सवाल. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल विल लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री with the horizontal is 1.5 kilometer. What is the range of the projectile when launched at an angle of 45 degree to the horizontal? बहुत ज्यादा कोई कठिनाई तो नहीं आएगी आपको. एक बार फटाफट सॉल्व कर लो. वीडियो पॉज करो, फटाफट सॉल्व करो, उसके बाद आंसर मैच करो. ठीक है मेरे बच्चे? एकदम पक्की बात है. चलो एक बात सीधी सीधी सी है सर कि रेंज का फॉर्मूला फिर से मैं लिख सकता हूं. जैसे चाहो वैसे लिख लो. यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी. अब यहां पर ये जो दोनों कंडीशन है इन दोनों कंडीशन में अपन ये कह सकते हैं कि एंगल बदल रहा है. बस एंगल बदल रहा है, मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा.
अगर वेलोसिटी में भी चेंज आ जाएगा तो फिर तो हमें ये सॉल्व ही नहीं होगा ना, फिर तो हमें सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, ओनली द एंगल फ्रॉम 15 हैज बिकम नाउ 45। पहले ये एंगल 15 था, अब कितना हो गया? 45 हो गया। इसका मतलब आई कैन कीप दिस थिंग कांस्टेंट, आई कैन कीप दिस थिंग कांस्टेंट फॉर बोथ द प्रोजेक्टाइल। इसका मतलब सीधा सीधा सा यह है कि रेंज को मैं अगर रेशियो के फॉर्म में बात कर रहा हूं तो मैं कह सकता हूं रेंज 1 अपॉन रेंज 2 इज नथिंग बट साइन ऑफ 2 थीटा 1 अपॉन कितना? साइन ऑफ 2 थीटा 2। कितना लिख सकता हूं? साइन ऑफ 2 थीटा 2। मैंने जानबूझ के थीटा 1 थीटा 2 लिखा है ताकि आपको समझ में आए कि पहला जो एंगल है वो 15 है और दूसरा एंगल कितना है? 45, राइट। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर साइन 30। ये कितना हो जाएगा? दिस विल बिकम साइन 30, है ना। वाई? बिकॉज थीटा 1 इज 15, 15 रख दो तो 2 इंटू 15 विल बी 30। और यहां पर ये कितना हो जाएगा? साइन ऑफ 90। कितना हो जाएगा बेटा? साइन ऑफ 90, 45 का डबल। रेंज 1 की वैल्यू कितनी है? तो रेंज 1 की वैल्यू 1.5 किलोमीटर है, तो 1.5 लिख दीजिए, डिवाइडेड बाय R2। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 90 की वैल्यू 1। क्लियर है? इसका मतलब R2 की वैल्यू कितनी हो गई? R2 की वैल्यू हो गई 3 किलोमीटर। R2 की वैल्यू कितनी हो गई? 3 किलोमीटर। देखो आंसर है क्या? अरे आंसर है कहीं? यस, यहां आंसर है। क्लियर है? एकदम पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल y इज इक्वल टू √3x माइनस ऑफ gx स्क्वायर बाई 2। पॉज करो, खुद ट्राई करो। हाँ एकदम पक्का, पॉज कीजिए और खुद ट्राई कीजिए, तब फिर सॉल्यूशन देखिएगा। प्लीज प्लीज मेरा लाल, पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर सॉल्यूशन देखिए। क्लियर है मेरा बच्चा? एकदम पक्का करो। देखिए y इज इक्वल टू √3x माइनस ऑफ gx स्क्वायर बाई 2। एक्चुअली में अगर मैं इस पे ध्यान दूं तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल है। ये क्या चीज है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल है। प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन है। किस चीज की इक्वेशन है? प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री की। अब बिकॉज ये प्रोजेक्टाइल के ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन है और मैंने इसमें पूछा रेंज है, हॉरिजॉन्टल रेंज, तो अब इसको दो तरीके से सोच सकते हो। ट्रेजेक्ट्री की मैंने दो तरह से इक्वेशन बताया था आपको और मैंने दोनों तरीके का इस्तेमाल करूंगा इसको सॉल्व करने के लिए। चाहे आप एक तरीके से इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का यूज करके आंसर लाओ या फिर जो दूसरा फॉर्म लिखा था मैंने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का उसका यूज करो और आंसर लाओ। दोनों तरीके से आंसर आएगा, ठीक है। अब देखिए मैं समझाता हूं आपको। पहले मैं ये वाली इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यूज कर रहा हूं। देखिए आप, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमने पढ़ा था मेरा बच्चा क्या? तो देखो हमने पढ़ा था y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस ऑफ gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये पढ़ा है हमने या नहीं? पक्का? एकदम पक्की बात है बेटा। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फॉर अ प्रोजेक्टाइल। किसी भी प्रोजेक्टाइल की ये जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है और इस प्रोजेक्टाइल के लिए ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है। हाँ सर है, बहुत बढ़िया सर। तो बेटे सिंपल सी बात है कि अगर ये भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है तो दिस इक्वेशन मस्ट बी कंपेरेबल टू दिस इक्वेशन। नहीं आया रे, नहीं आया। बात समझ में आई या नहीं आई? भाई ये वाली जो इक्वेशन है वो इस वाली इक्वेशन से कंपेरेबल होगी या नहीं होगी? यस सर, बिकॉज दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री एंड दिस इज ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्लियर है? तो y से कंपेरेबल है। इसी तरह से ये √3x किससे कंपेरेबल होगा? यहां के x tan थीटा से। क्लियर? तो हम ये भी लिख सकते हैं कि x tan थीटा इज इक्वल टू √3x। x ने x को सन्नाटा कर दिया भाई साहब, तो tan थीटा की वैल्यू हो गई √3। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? बोलो। थीटा की वैल्यू हो गई 60। थीटा की वैल्यू हो गई 60। अच्छा मैं ये निकाल क्यों रहा हूं थीटा, या मैं एक और चीज कैलकुलेट करूंगा दैट इज वेलोसिटी। इसलिए कैलकुलेट कर रहा हूं क्योंकि रेंज का आपने फॉर्मूला पढ़ा है u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। ये मुझे फॉर्मूला यूज करना है। अब इस फॉर्मूले में मुझे दो चीजें चाहिए, एक चाहिए थीटा और दूसरा चाहिए वेलोसिटी। क्लियर है बेटा? चलिए तो अब मुझे वेलोसिटी चाहिए। वेलोसिटी के लिए मैं क्या करूंगा? इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से कंपेयर करूंगा। क्लियर हो गया? ये स्क्वायर वाले पार्ट को स्क्वायर वाले पार्ट से कंपेयर करूंगा। तो अगर मैं स्क्वायर वाले पार्ट को स्क्वायर वाले पार्ट से कंपेयर कर दूं तो क्या होगा?
तो आप लिखोगे gx² अपॉन 2u² cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहां पर भी क्या लिखोगे आप, gx² डिवाइडेड बाई कितना 2, gx² से gx² कैंसिल, एकदम पक्का, अरे हाँ ना बोलो, एकदम पक्की बात। अब देखो gx² से gx² कैंसिल हो गया, हमें u² की वैल्यू चाहिए, ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो u² को अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा, cos 60 का स्क्वायर, भाई थीटा की वैल्यू 60 आई है तो 60 का स्क्वायर लिख दीजिए, और cos 60 का स्क्वायर करोगे तो ये 1/2 होता है, इसका मतलब ये 1 अपॉन 1/2 का स्क्वायर है, और 1 अपॉन 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, और 1/4 को ऊपर ले जाओ तो u² की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, u² की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब रेंज के फॉर्मूले में रख दो, तो रेंज के फॉर्मूले में अगर रखोगे तो ये आ गया u² की वैल्यू दैट विल बी 4, साइन 2 थीटा, इसका मतलब हो गया साइन ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई 60 डिग्री, क्लियर है बेटा, डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय जी, जी की वैल्यू कितनी, जी की वैल्यू 10, जी की वैल्यू कितनी, जी की वैल्यू 10 मान लो, अभी बाय डिफॉल्ट 10 लेके चल रहे हैं, क्लियर है। अब साइन 2 इंटू 60 कितना होगा, 120, और साइन 120 को अपन लिख सकते हैं, साइन 120 को अपन लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30 मतलब cos 30, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय √3/2 डिवाइडेड बाय 10, क्लियर है। तो ये 2 × 4 हो गया, और 2 से ये 10 काटो 5 बार में, तो ये r की वैल्यू कितनी आई, r की वैल्यू आई √3/5, √3/5, देखो आंसर है, अरे आंसर चेक करो, आंसर है, आंसर है, एकदम पक्का है। पहले आप इस मेथड को देखिए, गौर से देखिए, इस मेथड को गौर से देखिए, हमने वो फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यूज किया, और फिर उसको यूज करके हमने क्या निकाला है, हमने निकाला है u की वैल्यू फाइंड किया है, और हमने क्या फाइंड किया बताइए, हमने क्या फाइंड किया बताइए, u की वैल्यू फाइंड किया है, फिर थीटा निकाला है, और जब हमें u और थीटा दोनों प्राप्त हो गए तो फिर हमने रेंज का फॉर्मूला यूज करा है। कोई दिक्कत वाली बात है, एकदम पक्का, एकदम पक्की बात है। अब देखो ये हो गया एक मेथड, इसी को मैं दूसरे मेथड से सोच रहा हूं, दूसरा मेथड कहने का मतलब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की दूसरी इक्वेशन यूज करूंगा। अब देखो क्या थी वो इक्वेशन, वो इक्वेशन आपने लिखा था y इज इक्वल टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस ऑफ x/r, लिखा था या नहीं लिखा था, एकदम पक्की बात। वेयर r इज व्हाट, r इज रेंज, r क्या चीज है, रेंज है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या मैं इस बात को ऐसे भी शो कर सकता हूं, y इज इक्वल टू x tan थीटा, मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ x² tan थीटा डिवाइडेड बाय r, अरे हाँ ना बोलो, अरे एकदम पक्का, अरे एकदम पक्का। अब फिर से मैं कंपैरिजन कर सकता हूं, किसका किसका, इसका और उसका, कंपेयर करो इसको और इसको, अगर आप कंपेयर करोगे तो फिर से आप वही मिलेगा ना, √3x इज इक्वल टू x tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, या tan थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, √3, tan थीटा की वैल्यू कितनी हुई, √3, tan थीटा की वैल्यू कितनी हुई, √3, क्लियर है। अब इसका बेनिफिट बस इतना है कि अब आपको इस मेथड से u अलग से कैलकुलेट करके फिर रेंज के फॉर्मूले में रख के सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। फिर से सुनिए, इस मेथड का बेनिफिट यह होगा कि आपको u अलग से कैलकुलेट करके फिर रेंज का फॉर्मूला यूज करके तब रेंज निकलेगा, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। मैंने ये निकाल लिया, पक्की बात एकदम। अब इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से कंपेयर कर डालो, पक्का, चलो कंपेयर करते हैं। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो u², थीटा तो वही रहेगा, tan थीटा डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइडेड बाय 2 है ना, x² tan थीटा डिवाइडेड बाय सॉरी r, दिस विल बी इक्वल टू gx² डिवाइडेड बाय 2। गौर करिए, आप समझ पा रहे हैं, एकदम पक्का। x² से x² काट दीजिए, tan थीटा की वैल्यू कितनी है, √3 अपॉन r, g की वैल्यू कितनी, 10 डिवाइडेड बाय 2, ये 5 हो गया, तो रेंज की वैल्यू कितनी आई, रेंज की वैल्यू आई रेंज की वैल्यू आई √3/5, √3/5, देखिए वही आंसर आया था आपका। इस मेथड में थोड़ा सा टाइम कम लगेगा, द रीजन बीइंग कि आपको u निकाल के फिर से रेंज का फॉर्मूला यूज करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप पे डिपेंड करता है यार, जो मेथड आपको क्लिक कर जाए वो मेथड यूज करो, बट दिस कैन बी थॉट इन दिस वे ऑल्सो, राइट है बेटा।
एकदम पक्की बात है, कोई कष्ट वाली बात है, एकदम पक्का। तो आंसर क्या होगा? आंसर यही होगा, √3/5। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्रिकेटर हिट्स अ बॉल विद अ वेलोसिटी of 25 meter per second at 60 degree above the horizontal. How far above the ground it passes over a fielder 50 meter from the bat? इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूं उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि इसका जो ऑप्शन है ना, ये ऑप्शंस गलत हैं। इसके जो ऑप्शन है वो थोड़ी सी गलती है उसमें, है ना। तो अभी हम उस ऑप्शन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्वेश्चन है इसलिए हम क्वेश्चन पे ध्यान दे रहे हैं। परेशान मत होना बेटा, इसका जो भी ऑप्शन है मैं जो सॉल्व करूंगा वही तो फैक्ट है बेटा, परेशान मत हो। ये ऐसा नहीं है, मुझे पता है ये क्वेश्चन क्या है, तो मेरा बच्चा इसके ऑप्शन को अभी जाने देते हैं, आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। राइट है बेटा, और उससे जो आंसर आएगा वही अपना आंसर होगा। बात समझ रहे हो? अरे बोलो, अरे एकदम पक्का। चलो अब देखिए क्या कह रहा है आपसे, वो कह रहा है कि क्रिकेटर हिट्स अ बॉल विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब यू की वैल्यू 25 मीटर पर सेकंड है, सीधी बात। थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा? थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल 60 है। हाउ फार अबव द ग्राउंड इट पासेज ओवर अ फील्डर 50 मीटर फ्रॉम द बैट। इसका मतलब यह है कि जहां से आपने बैट्समैन ने हिट करा, ये एंगल आपको पता है, ये वेलोसिटी आपको पता है 25 मीटर पर सेकेंड, और यहां पर कोई फील्डर होगा और ये फील्डर मान लो यहां पर है। क्लियर है? 50 मीटर फ्रॉम द बैट, इसका मतलब है कि ये एक्स कोऑर्डिनेट जो है, फील्डर की जो दूरी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन वो 50 मीटर है। इसका मतलब एक्स की वैल्यू 50 है। अब आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ने पूछा है हाउ फार अबव द ग्राउंड, हाउ फार अबव द ग्राउंड इट पासेज ओवर द फील्डर। हाउ फार अबव द ग्राउंड, अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से हाउ फार अबव द ग्राउंड इट पासेज ओवर द फील्डर। इसका मतलब यह है कि ये वाला बताना है आपको। क्या बताना है? हाउ फार अबव द ग्राउंड इट पासेज ओवर द फील्डर, इट पासेज ओवर द फील्डर। एक बात याद रखिएगा कि अगर ये ओवर द फील्डर में ये बात होती तो उसमें फील्डर की हाइट देनी पड़ेगी, और यहां पर फील्डर की हाइट भी नहीं है, और दूसरी बात इस स्टेटमेंट का ये मतलब भी नहीं है कि फील्डर के सर से ये हाइट मेजर करो, ऐसा नहीं है। वो ग्राउंड से ही हाइट मेजर होगा। अगर वो फील्डर के सर के ऊपर से कितने ऊपर से गुजरी है, अगर ये पूछ ले तो उस केस के लिए उसे फील्डर की हाइट प्रोवाइड करना पड़ेगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बेटा यहां पे फील्डर की हाइट उसने नहीं दिया है, और ना ही उसने क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि फील्डर के सर के ऊपर से कितना ऊपर से गई, ये नहीं पूछा है। हाँ, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि अगर आपको एक फील्डर की हाइट भी दे दे तो आपसे वो कहे कि फील्डर के सर के ऊपर से बॉल कितने ऊपर से गुजरी, ऐसा वो पूछा जा सकता है। बट वो तब पूछा जा सकता है जब आपको वो फील्डर की हाइट बता दे। क्लियर हो गई बात? एकदम पक्का है। चलो, तो हमें एक्स कोऑर्डिनेट पता है, हमें इस पॉइंट पे वाई कोऑर्डिनेट पता करना है। वो कहने का मतलब ये है कि भाई 50 मीटर की दूरी पर हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल कितना है फ्रॉम द ग्राउंड, ये बताना है। क्लियर है? तो हमें मालूम है कि भाई हमें ऐसे केस में व्हेन वी हैव द वाई कोऑर्डिनेट एंड वी हैव द एक्स कोऑर्डिनेट, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज यूज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन यूज करिए तो क्या लिखेगा? एक्स टेन थीटा, एक्स टेन थीटा मतलब 50 टेन ऑफ 60, और टेन ऑफ 60 लिखिएगा माइनस ऑफ जी, जी की वैल्यू 10, एक्स स्क्वायर, जी एक्स स्क्वायर था ना, तो एक्स स्क्वायर मतलब 50 इंटू 50, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं ताकि कैंसिलेशन में आसान रहता है। उसके बाद क्या लिखिएगा? उसके बाद आपने बोला था 2u स्क्वायर दैट इज 25 इंटू 25, क्लियर, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब क्या हुआ? कॉस 60 का स्क्वायर, कॉस 60 का स्क्वायर, कॉस 60 का क्या होगा? कॉस 60 का स्क्वायर। क्लियर है मेरा बच्चा? एकदम पक्की बात है बेटा, ध्यान दे लो। एक्स की वैल्यू कितनी है? 50 है ना। वाई हमें निकालना है, थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 है। क्लियर है? पक्की बात है एकदम। अब आप इसको सॉल्व करो तो वाई की वैल्यू क्या आएगी? वाई की वैल्यू आएगी 50 tan 60 की वैल्यू √3 माइनस ऑफ, इसको अगर आप देखो तो 25 2 2 विल कैंसिल आउट दिस 2, तो ये कितना हो गया? 10 और 2 तो कितना हो गया? 20। cos 60 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर दैट इज 1/4 होगा बेटा, 1/2 का स्क्वायर होगा क्योंकि cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, और 4 ऊपर चला गया
तो y की वैल्यू कितनी हो गई 50 मल्टीप्लाइड बाय √3। 50 को किससे मल्टीप्लाई करो √3 से। अगर आप 50 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे वे √3 की वैल्यू मैं 1.73 ले रहा हूं, तो ये जो वैल्यू आएगी दिस वैल्यू विल बी 86.5 और ये कितना होगा, ये होगा 80। ये 4 ऊपर चला गया तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 20 इज 80। तो y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू होगी 6.5 मीटर। यही आपका आंसर होगा। फॉरगेट अबाउट दीज ऑप्शंस, दिस विल बी योर आंसर। y इज इक्वल टू 6.5 मीटर, y कोऑर्डिनेट विल बी 6.5 मीटर। क्लियर हो गई बात, एकदम पक्का है बेटा। प्रोजेक्टाइल में अगर x कोऑर्डिनेट देके y पूछ ले या y देके x पूछे तो ऑलवेज यूज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्या यूज करोगे आप, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्लियर है बच्चा, एकदम पक्का है। आओ एक और सवाल कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। आओ एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आप देखिए और वी हैव 2 क्वेश्चंस लेफ्ट। तो इस क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या कह रहा है, 2 स्टोन्स आर प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड बट मेकिंग डिफरेंट एंगल्स विद द हॉरिजॉन्टल। तो जो हमने पढ़ा ना बेटा उसको हम ड्रॉ कर लें। हमसे कह रहा है कि 2 स्टोन्स हैं और 2 स्टोन्स को हमने फेंका है प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड। इसका मतलब u है और ये वाला एंगल और ये भी u है और ये वाला अगर प्रोजेक्टाइल a है ये प्रोजेक्टाइल b है। तो ये आपसे कह रहा है कि दोनों के एंगल्स, जिस एंगल से आपने फेंका है वो एंगल सेम नहीं है, द एंगल्स आर डिफरेंट। आपसे कह रहा है द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वन इज π/3। π/3 मतलब 60 डिग्री नहीं, 180। पाई का मतलब 180 डिवाइडेड बाई 3 तो कितना हो गया 60 डिग्री। इसका मतलब इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 60 डिग्री, इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वी डोंट नो अबाउट दिस। अब आपसे क्या कह रहा है कि एंड द मैक्सिमम हाइट इज y1। इसका मतलब जिसको 60 से फेंका है उसका मैक्सिमम हाइट y1 है, मैक्सिमम हाइट इज y1। देन द मैक्सिमम हाइट ऑफ द अदर विल बी, इसका मैक्सिमम हाइट कितना होगा, व्हाट विल बी द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट इसका कितना होगा, क्या मेरी बात समझ में आई है। मैक्सिमम हाइट इसका कितना होगा, क्या मेरा सवाल क्लियर हो गया आपको। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एक का 60 डिग्री गिवन है और इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी गिवन है, y1 गिवन है। तो इसका मैक्सिमम हाइट अगर y1 है बेटा तो मेरे को एक बात बताओ, अगर इसका मैक्सिमम हाइट y1 है तो y1 है तो क्या करें सर, वेलोसिटीज दोनों की सेम है। मैक्सिमम हाइट होती क्या है, तो मैक्सिमम हाइट होती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर। और दूसरी बात हमसे एक चीज और, देयर रेंज आर इक्वल। क्या चीज है, रेंज इक्वल है। तो क्या कर सकते हैं हम, मुझे एक बात बताओ, इस वाली वेलोसिटी का हम ये कंपोनेंट कर दें u cos थीटा, इस वाली वेलोसिटी का हम कंपोनेंट कर दें u sin थीटा, इस वाली वेलोसिटी का हम कंपोनेंट कर दें u cos 60, cos 60 मतलब u/2, और इसका कंपोनेंट कर दें तो ये कितना होगा u sin 60 दैट इज √3 u/2। बेटा हाना तो बोल लो प्लीज, बात समझ आ रही है नहीं आ रही। मेरा बच्चा इसने बोला ना कि रेंज इक्वल है, तो अपन क्या करेंगे, रेंज को इक्वेट कर दो। अगर आप रेंज को इक्वेट करोगे तो इसके थीटा की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, नहीं होगी, सोच के देखो। रेंज को इक्वेट कर लो, तो रेंज को इक्वेट करोगे तो यहां से थीटा निकाल पाओगे। क्लियर है, चलो देखते हैं इसका रेंज कितना। तो इसका रेंज अपन लिखेंगे वेलोसिटी इज u स्क्वायर है ना इंटू साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा मतलब साइन 120 डिग्री और साइन 120 का मतलब √3/2। इसका मतलब आप इसको लिखिएगा √3/2 जी। नहीं आया, अरे बेटा वही है u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो u स्क्वायर है और साइन 2 थीटा में ये 60 का डबल करोगे 120 और साइन 120 √3/2 तो इतना लिख दिया। और इसको आप कितना लिखोगे, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई जी। जी ने जी को मार दिया, u स्क्वायर ने u स्क्वायर को मार दिया, u स्क्वायर ने u स्क्वायर को मार दिया। बहुत बढ़िया साहब, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह रे वाह। तो देखिए साइन 2 थीटा की वैल्यू आ गई बेटा, साइन 2 थीटा की वैल्यू आ गई √3/2। साइन की वैल्यू √3/2 कितने एंगल पे होती है, फटाफट बोलिए, कितने एंगल पे होती है, 60 पे होती है। कितने एंगल पे होती है, 60 पे होती है। इसका मतलब 2 थीटा की वैल्यू 60 है। ओ हो, तो थीटा की वैल्यू 30 है, थीटा की वैल्यू 30 है, थीटा की वैल्यू 30 है। कोई दिक्कत वाली बात, एकदम पक्का। अरे हाँ ना बोलो, अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अब एक आखिरी बात और इसका मामला तमाम, काम तमाम, राइट।
क्या आखिरी बात है? आपको उसने पूछा है, आपको बताना है मैक्सिमम हाइट ऑफ द अदर, पहले वाले के टर्म्स में दूसरे वाले की मैक्सिमम हाइट बताना है। तो एक बात तो क्लियर है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, पक्का। और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला मैं ऊपर लिख दे रहा हूं। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है मेरा बेटा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। दोनों की वेलोसिटी सेम, 2g सेम। इसका मतलब मैक्सिमम हाइट इज ओनली डिपेंडिंग ऑन साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। अरे एकदम पक्का। किस पे डिपेंड करेगा? साइन स्क्वायर थीटा पे। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं y1 was the maximum height of one and y2 is the maximum height of another। तो इसका जो एंगल था वो 60 था। इसका मतलब यहां पे क्या लिखोगे? साइन 60 का स्क्वायर। और यहां क्या लिखोगे बेटा? इस वाले के लिए एंगल कितना आया? 30। तो ये कितना हो गया? साइन 30 का स्क्वायर। क्लियर है मेरा बच्चा? एकदम पक्की बात है बेटे। तो आप क्या लिखोगे? साइन 60 इसका मतलब √3/2 का स्क्वायर, और साइन 30 इसका मतलब 1/2 का स्क्वायर। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बिकम 3। इसका मतलब y2 विल बी इक्वल टू व्हाट? तो y2 विल बी इक्वल टू y1/3। y2 विल बी इक्वल टू व्हाट? y1/3। क्लियर है? इसका मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ये 4 है, ये ऑप्शन करेक्ट। क्लियर हो गई बात? अच्छे से देख लो, सेक्शन बी के लायक सवाल है, अच्छे से देख लो, एकदम पक्का है, पक्की बात है बेटा। नाउ वी मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, राइट? क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ बुलेट आर फायर्ड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी u। मतलब हर डायरेक्शन में एक बुलेट, मतलब अपने गन माउंट कर रखा है और वो हर दिशा में घूम घूम के बुलेट फायर कर रहा है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है द मैक्सिमम एरिया ऑफ द ग्राउंड कवर्ड बाय द बुलेट। अब इस बात को समझो कि अगर ये गन है, ये ऐसे है, मान लो इस एंगल पे है, तो यहां से बुलेट निकला, ये मान लीजिए बुलेट आया, बुलेट, और ये बुलेट प्रोजेक्टाइल बन के जाके लैंड करेगा, मानते हो आप? और चूंकि ये गन हर दिशा में घूम रहा है, तो ये इधर भी जाके गिरा, इधर भी जाके गिरा, इधर भी जाके गिरा, इधर भी जाके गिरा। तो आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो पूरा सरफेस होगा ना, सरफेस, इस पूरे सरफेस पे हर पॉइंट पे ऐसे गोल 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 हर पॉइंट पे ये बुलेट ड्रॉप होगा, तो ये सरफेस का कितना एरिया है जिस पे बुलेट गिरेगा? क्लियर हो गई बात? तो एक्चुअली में बेटा अगर तुम इमेजिन कर पा रहे हो तो आप एक बात सोचो, ये गन है, इसको ऐसा घुमाओ, ये गन है, इसको ऐसे घुमाओ, ये ऐसे घुमाओ, ऐसा। तो अगर गन ऐसे घूमेगा तो इसका मतलब क्या होगा? ये जो बुलेट ड्रॉप हो रहा है, गन के वेलोसिटी सेम है ना, बुलेट की निकलने वाली वेलोसिटी सेम है। तो ये बुलेट जहां पे गिरा, इस डायरेक्शन में भी बुलेट उतनी ही देर पे दूरी पे गिरेगा, इस डायरेक्शन में भी बुलेट उतना ही डिस्टेंस पे गिरेगा फ्रॉम द गन। इसका मतलब ये पूरा जो बुलेट अगर आप देखोगे ना, तो वो सर्कल पे ड्रॉप होगा। मतलब जहां जहां बुलेट गिरा उन सारे पॉइंट्स को अगर मिला दो तो एक सर्कल फॉर्म होगा, और उस सर्कल का रेडियस उतना ही होगा जितना रेंज होगा बुलेट का। क्लियर हो गई बात? मतलब हर दिशा में रेंज ऑफ द बुलेट इज सेम, तो उस सर्कल का रेडियस विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द रेंज। किसके बराबर होगा? रेंज के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? रेंज के बराबर। पहली बात तो ये समझ लीजिए, ये सर्कल अगर है और यहां पर गन है, तो ये बुलेट ऐसे आके गिर रहा है, ये बुलेट ऐसे आके गिर रहा है, इसका मतलब रेंज सेम है एंड इट इज फॉर्मिंग अ सर्कल। और सर्कल का एरिया होता है पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, और रेडियस का स्क्वायर। और यहां पर एक्चुअली में रेडियस क्या है? तो रेडियस एक्चुअली में कुछ और नहीं है बल्कि रेंज है। क्या है बेटा? रेंज है। तो ये मतलब कहानी का पूरा सारांश ये है कि आप सिंपली रेंज कैलकुलेट कर लो। और रेंज कैसे कैलकुलेट करोगे? तो आपसे वेलोसिटी उसने कहा है u है, और आपसे कहा है कि पॉसिबल डायरेक्शन, द मैक्सिमम एरिया, बिकॉज दे आर आस्किंग फॉर द मैक्सिमम एरिया। तो एरिया देखो, पाई तो कांस्टेंट है, एरिया मैक्सिमाइज करना चाहते हो मतलब रेडियस को मैक्सिमाइज करना चाहते हो, और रेडियस किसके बराबर है? रेंज के बराबर। और रेंज की मैक्सिमम वैल्यू आती है 45 डिग्री पर। तो रेंज की मैक्सिमम वैल्यू जो यहां पर आएगी वो आएगी 2u, सॉरी, रेंज की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आएगी u²/g। कितनी आएगी? u²/g। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत वाली बात? तो एरिया क्या होगा? एरिया विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब पाई इंटू u²/g का स्क्वायर, u²/g का स्क्वायर, एंड दिस विल बी योर आंसर। क्लियर हो गई बात?
तो आई होप आप लोगों को बातें समझ आ रही हैं। आप लोग मेहनत कर रहे हो तो मेहनत ऐसे ही करते रहिए, तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि 700 प्लस संभव है। 700 प्लस